Hello friends, hope you are doing good. Friends, in this lecture we are going to revise your topic number 3 of SCMP, that is Lean System and Innovation. Very important topic from exam point of view. Very important concepts we are going to cover in today's lecture. Friends, in detail we'll be covering each and every concept so that exam में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से वो लिख सकते हैं. ठीक है, आई होप आप लोगों ने इसका जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया रहेगा. दीज नोट्स टॉपिक नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी अपलोडेड. ठीक है, तो वहां से ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, चलिएगा फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आई विल रिपीट, लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टॉपिक में आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले उसका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया हुआ है. चलिएगा सर, स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है आपका, इंट्रोडक्शन टू लीन सिस्टम. 7 टाइप का वेस्ट कौन सा है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन सिस्टम क्या है. ठीक है, आई रिपीट द क्वेश्चन. लीन सिस्टम क्या है, टॉपिक का नाम ही है लीन सिस्टम. उसके 7 टाइप के वेस्टेज कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, एंड नेक्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन सिस्टम क्या है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, लीन सिस्टम क्या है. फ्रेंड्स, लीन सिस्टम इज systematic method, organized method. I'll repeat, systematic method or organized method for waste reduction. आपके मैन्युफैक्चरिंग में, आपके सर्विस, अगर आप इंडस्ट्री है तो कोई भी टाइप का वेस्टेज अगर जनरेट हो रहा है तो वो मिनिमाइज करना है विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी. जी हाँ, आई रिपीट, विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चर. तो एकदम सिंपल सिस्टम है. लीन सिस्टम बोलता है इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड, इट इज ऑर्गेनाइज्ड मेथड ऑफ इलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज इन प्रोडक्शन. या फिर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके सिस्टम में जो भी टाइप के वेस्टेज है वो हमें कम करना है, उसमें हेल्प करेगा लीन सिस्टम. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला कि विदाउट अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी. जी हाँ सर जी, प्रोडक्टिविटी आपका अफेक्ट नहीं होगा. चलिए, अब 7 टाइप के वेस्ट कौन से है. फ्रेंड्स, ये 7 टाइप के वेस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे आगे का जो थियरी है वो हम लोग पढ़ने वाला है. जैसे कि पहला थियरी है आपका जस्ट इन टाइम सिस्टम, नेक्स्ट थियरी है आपका काइजन कॉस्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट थियरी है आपका फ्रेंड्स 5S, नेक्स्ट थियरी है आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस TPM, नेक्स्ट थियरी है आपका 6 सिग्मा सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग. तो ये जो सारे थियरी हम लोग पढ़ने वाले, वो क्यों पढ़ने वाले, टू एलिमिनेट दिस 7 टाइप ऑफ वेस्टेज, जिसमें से सबसे पहला वेस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ओवर प्रोडक्शन. ठीक है फ्रेंड्स, ओवर प्रोडक्शन हम लोग जस्ट इन टाइम में सीखने वाले हैं. जितनी डिमांड है उतना ही मैन्युफैक्चर करेंगे. आई रिपीट, जितनी डिमांड है उतना ही मैन्युफैक्चर करेंगे सो दैट ओवर प्रोडक्शन ना हो. अगर ओवर प्रोडक्शन होता है तो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट लगेगा. ठीक है, देयर इज अ चांस ऑफ ऑब्सोलेंसेस, या फिर वो प्रोडक्ट अगर डिसकंटिन्यू होता है तो कंपनी का काफी सारा लॉस होगा. तो ओवर प्रोडक्शन इज वन टाइप ऑफ वेस्ट. सेकेंड टाइप ऑफ वेस्ट इन्होंने दे दिया फ्रेंड्स इन्वेंट्री, ओवर इन्वेंट्री. जैसे ही मैंने अभी बताया कि JIT सिस्टम अगर आप फॉलो करते तो उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितनी डिमांड है, और उसके आगे सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, उतना ही रॉ मटेरियल परचेज करेंगे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, तो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस का इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए, या फिर फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री आपने मेंटेन नहीं करना है. आई रिपीट, रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स किसी का भी इन्वेंट्री आपने मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे तो वही स्टेप आएगा कि आपका इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा. ओके, तो आपकी कंपनी का कॉस्ट वेस्ट हो रहा है उसमें. नेक्स्ट वन, तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स वेटिंग. ओके, अब वेटिंग क्या है, जब तक हम लोग फाउंडेशन क्लियर नहीं होते तब तक इंटरमीडिएट नहीं जाएंगे, जब तक इंटरमीडिएट नहीं जाते तब तक फाइनल में नहीं जाएंगे. तो अगर फ्रेंड्स प्रोडक्शन में अगर सपोज 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 2 इज अ कस्टमर ऑफ प्रोसेस 1, प्रोसेस 3 इज अ कस्टमर ऑफ प्रोसेस 2. अगर प्रोसेस 1 ने प्रोसेस 2 को वर्क इन प्रोग्रेस अगर डिले दिया तो प्रोसेस 2 डिले करेगा, प्रोसेस 3 में ऑटोमेटिकली डिले होएगा. तो फ्रेंड्स, वेटिंग नहीं होना चाहिए. अब वेटिंग किसका, वेटिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वेटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, वेटिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वेटिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. तो अगर वेटिंग होता है तो आइडल टाइम का कॉस्ट लगेगा, आपके जो ओवरहेड्स है वो लगते जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स प्रोडक्शन उसमें नहीं हो सकता. तो वेटिंग इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लॉस. नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मोशन. ठीक है फ्रेंड्स, डी पॉइंट है आपका मोशन, डी वेस्टेज है आपका मोशन. ओके, मोशन का मतलब ये है फ्रेंड्स, अननेसेसरीली पीपल और इक्विपमेंट मूवमेंट कर रहे हैं. आई रिपीट, अननेसेसरीली प्रोडक्शन करते वक्त आपके जो वर्कर लोग हैं या फिर आपके जो इक्विपमेंट है वो अननेसेसरीली मूवमेंट कर रहे हैं. अगर मूवमेंट होता है तो टाइम का वेस्टेज होएगा या फिर रिसोर्सेज का भी वेस्टेज होएगा. जैसे भी इक्विपमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे आपको करना है तो मैन पावर लगेगा. ठीक है, तो
वो आपका जो मोशन है उसकी वजह से कंपनी में पीपल या फिर इक्विपमेंट के मोशन की वजह से एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, वो अपने को अवॉइड करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल या फिर वर्क इन प्रोग्रेस या फिर फाइनल प्रोडक्ट पास ऑन होता है, ठीक है। तो दिस विल बी कवर इन अ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपके जो लोकेशन है, ठीक है, वो काफी फार लोकेशन है, डिपार्टमेंट 1 एक साइड में, डिपार्टमेंट सेकेंड किसी और साइड में, तो डिपार्टमेंट 1 का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में लेके जाने के लिए काफी सारा आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा लगेगा या फिर सर जी वो कैरी करना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरी का मतलब वो स्टोरेज में कैरी करना, कैरी का मतलब सर जी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ठीक है। तो ये एक्सपेंसेस आपको ज्यादा लगेगा। तो ये जो मोशन है या फिर ये ट्रांसपोर्टेशन है, ये हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में। क्या है वो आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बाद। नेक्स्ट है रीवर्क। जी हाँ मालिक, रीवर्क। अच्छा, रीवर्क क्या है फ्रेंड्स? इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में दो पॉइंट्स देखे थे, जिसमें कि इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट है और एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट है। अच्छा, इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट क्या है फ्रेंड्स? आपने प्रोडक्शन करते हुए खराब क्वालिटी का गुड्स बनाया, ठीक है, लेकिन वो कस्टमर ने नहीं आइडेंटिफाई किया, आपने खुद ने वो आइडेंटिफाई किया, तो फ्रेंड्स इंटरनल फेल्यूर कॉस्ट है। या फिर कस्टमर ने आइडेंटिफाई किया तो वो एक्सटर्नल फेल्यूर कॉस्ट है, वो वापस आपको भेजेगा, उसको रिवर्क करना पड़ेगा। और अगर रिवर्क होता है तो ऑब्वियसली आपको एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा लगेगा, आपकी रिसोर्सेज वेस्टेज हो गए, रिप्लेसमेंट किया फ्री वारंटी में एक्सेट्रा, तो आपको खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा। हेंस रिवर्क इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेस्ट। तो क्वालिटी मैन्युफैक्चर कीजिएगा। आई रिपीट, क्या करना है? क्वालिटी मैन्युफैक्चर आपको करना है। जब भी आप मैन्युफैक्चर करेंगे तब आपको क्वालिटी मैन्युफैक्चर करना है। नॉट, इधर लिखा हुआ है नॉट राइट द फर्स्ट टाइम। जब आपने फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर किया, वो प्रॉपर अगर मैन्युफैक्चर नहीं किया तो आपको रिवर्क करना पड़ेगा। इट इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। लास्ट पॉइंट है आपका ओवर प्रोसेसिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अगेन आई रिपीट, इन द फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था वैल्यू एडेड कंसेप्ट एंड नॉन वैल्यू एडेड कंसेप्ट, या फिर वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या है? ऐसा एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहे हो आप, जिसके लिए आपको कॉस्ट इनकर हो रहा है, लेकिन उसके वजह से प्रोडक्ट में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। कस्टमर इज नॉट रेडी टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट एक्टिविटी, ठीक है, तो वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। तो फ्रेंड्स ओवर प्रोसेसिंग आपने अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरीली एक्टिविटी आपने अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स अगर एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि पेट्रोल को और थोड़ा रिफाइन करके, हम लोगों ने सुना नाम स्पीड पेट्रोल होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स पेट्रोल को और हम लोग रिफाइन करके स्पीड पेट्रोल करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट क्या कस्टमर रेडी है वो स्पीड पेट्रोल लेने के लिए? ठीक है, बिकॉज विल हैव टू पे एक्स्ट्रा, दैट कस्टमर विल हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट स्पीड पेट्रोल। तो रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आप ओवर प्रोसेस कर रहे हो, तो उसमें आपके कंपनी का लॉस होएगा। कस्टमर विल नॉट बी पे एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट। तो ओवर प्रोसेसिंग आपने अवॉइड करना चाहिए। जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है वो सारी की सारी एक्टिविटीज आपने अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। अब अगला कंसेप्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। आई रिपीट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले, जीरो वेटिंग। ऑलरेडी हमने ऊपर देखा था कि वेटिंग में टाइम वेस्ट होता है, तो वेटिंग नहीं होना चाहिए। जीरो इन्वेंट्री, जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया, जितना डिमांड है उतना मैन्युफैक्चर करो, जितना डिमांड है उतने रॉ मटेरियल भी परचेज करो, तो इन्वेंट्री आपने मेंटेन नहीं करना, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट पुल सिस्टम। अच्छा, पुल सिस्टम हमने टॉपिक नंबर 2 में देखा था। पुल सिस्टम क्या है फ्रेंड्स? कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चर करेंगे। जैसे कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट वो रिटेलर को बताएगा, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को बताएगा, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को बताएगा, और मैन्युफैक्चरर अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल परचेज करेगा सप्लायर से। तो पुल प्रोसेसिंग आपका होना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चर करते वक्त कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। जी हाँ, अगला पॉइंट है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए प्रोडक्शन करते वक्त, कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए। तो ये हम लोग केयर लेंगे 5S में, आगे डिस्कस करेंगे ही। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज यू हैव टू ट्राई टू मिनिमाइज योर प्रोडक्शन टाइम, ठीक है। आपका जो प्रोडक्शन टाइम है वो कम से कम आपको करना है। तो फाइंड द वेज, यहां पे दिया हुआ है कंटिन्यूअसली यू हैव टू फाइंड द वेज ऑफ रिड्यूसिंग द प्रोसेस टाइम। प्रोडक्शन का टाइम, सर्विस का टाइम कम करने के वेज आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेटिंग नहीं होना चाहिए, इन्वेंट्री आप मेंटेन नहीं करेंगे, पुल सिस्टम फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस
फ्लो होना चाहिए, प्रोडक्शन का ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, डिस्टर्बेंसेस प्रोडक्शन में नहीं होने चाहिए, देन कंटिन्यूअस वे फाइंड कीजिएगा जिससे आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है, प्रोडक्शन का टाइम है, वो कम होगा। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज लीन सिस्टम क्या है और उसके 7 टाइप के वेस्टेज क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मेन कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज जस्ट इन टाइम क्या है और उसके फीचर्स क्या है। ठीक है, जस्ट इन टाइम क्या है और उसके फीचर क्या है। मेनी टाइम ओल्ड सिलेबस पे भी इस पे क्वेश्चन आया, न्यू सिलेबस में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये सारे की सारे कंसेप्ट आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी गारंटी फ्रेंड्स आप अच्छे से लिख के आएंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ये सारे कंसेप्ट आपको बताने वाला है। ठीक है, अब जेआईटी क्या है। जेआईटी बोलता है फ्रेंड्स प्रोडक्शन में जो वेस्टेज है, सारे वेस्टेज, एनी टाइप ऑफ वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज, मटेरियल का वेस्टेज है या फिर आपका लेबर का वेस्टेज है, जो भी वेस्टेज है वो आपको इलिमिनेट करना है और वो करने के लिए स्ट्रीमलाइन करो प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन कीजिए सो दैट यू विल बी इलिमिनेटिंग ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड टाइम का वेस्टेज जो है वो आपको कम करना है। ठीक है, आगे सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, इट इज अ पुल सिस्टम। क्या बोला है? इट इज अ पुल सिस्टम। ये क्यों पुल सिस्टम है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जितना कस्टमर की डिमांड है उतना ही फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और जितना फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उतना ही रॉ मटेरियल हम लोग बाहर से परचेज करेंगे, उसके लिए जो लगने वाला रॉ मटेरियल उतना ही हम लोग परचेज करेंगे। तो इट इज अ पुल सिस्टम। अच्छा, तो पुल सिस्टम में क्या बोला मैंने, क्या पॉइंट्स लिखेंगे आप? पुल सिस्टम में उतना ही मैन्युफैक्चर करेंगे जितना डिमांड है। ठीक है, और वो डिमांड फुलफिल करने के लिए जितना मटेरियल लगने वाला है उतना ही मटेरियल हम लोग मंगवाएंगे। तो इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होएगा, ओवर प्रोडक्शन यहां पे मेंटेन नहीं होएगा। तो स्टार्टिंग जेआईटी का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो यू कैन राइट दी स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे आप? ये क्या करता है जेआईटी? स्ट्रीमलाइन करेगा प्रोडक्शन में, सारे के सारे टाइप के वेस्टेज आपके कम करवा देगा। टाइम का वेस्टेज, रिसोर्सेज का वेस्टेज, मटेरियल का वेस्टेज, लेबर का वेस्टेज, ये कम करने वाला है। ठीक है, इट्स अ पुल सिस्टम। उतना ही आप मैन्युफैक्चर करेंगे जितना डिमांड है और उतना ही रॉ मटेरियल परचेस करेंगे जितना फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लगने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फीचर्स ऑफ जेआईटी। जस्ट इन टाइम के कुछ फीचर्स है, ध्यान से सुनिएगा। जेआईटी का फीचर सबसे पहला ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, परचेज द स्पेयर पार्ट, परचेज द रॉ मटेरियल, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम जब आपको प्रोडक्शन करना है। आई रिपीट, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, स्पेयर पार्ट आप तभी परचेज करेंगे जब एग्जैक्ट आपको प्रोडक्शन करना है। ये पहला पॉइंट होगा। तो इन शॉर्ट ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, मटेरियल आया और यूज किया, मटेरियल आया और यूज किया, इसके बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। जेआईटी क्या बोलता है? मटेरियल आपने प्रोक्यूर किया और मटेरियल यूज किया, इसके बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परचेस कब करेंगे? जब आपको रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वन, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टली डिलीवरी देनी चाहिए। सप्लायर को इंस्ट्रक्शन दो, मटेरियल की डिलीवरी डायरेक्टली आपको देनी है प्रोडक्शन फ्लोर पे, जहां पे प्रोडक्शन करना है, एग्जैक्टली वही पॉइंट पे, वही स्पॉट पे रॉ मटेरियल का डिलीवरी देना है। इसका मतलब नाउ स्टोरेज या स्टोर रूम का कंसेप्ट इलिमिनेट हो गया। अब रॉ मटेरियल पहले स्टोर्स में जाएगा फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, नहीं, यहां पे डायरेक्टली मटेरियल डिलीवरी दे दो आपके प्रोडक्शन फ्लोर पे जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सप्लायर इवैल्यूएशन। ठीक है, सप्लायर सिलेक्शन। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारे वर्ड एग्जाम में आनी चाहिए। सप्लायर, क्या बोला मैंने? सप्लायर का इवैल्यूएशन। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बोला सप्लायर का सिलेक्शन, और तीसरा पॉइंट आएगा सप्लायर का असिस्टेंस। 3 पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखने के लिए। मैंने आपको बोला सबसे पहला पॉइंट कि सप्लायर का इवैल्यूएशन करो, कौन सा सप्लायर अच्छा है, टाइम पे डिलीवरी देगा, क्वालिटी देगा, एक्सेट्रा। फिर सप्लायर का सिलेक्शन किया ऑन द बेसिस, इवैल्यूएशन के बेसिस पे सिलेक्शन किया। एंड नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सप्लायर का असिस्टेंस करो।
उसको असिस्टेंस दो। यानी आपकी जो टेक्निकल टीम है, आपके जो इंजीनियर है, वो भेजिएगा सप्लायर के डिपार्टमेंट में, सप्लायर के फैक्ट्री में, उनको हेल्प करो प्रोडक्शन इंप्रोवाइजेशन करने के लिए, क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन करने के लिए उनको हेल्प कीजिएगा, ठीक है। तो आपका इंजीनियरिंग स्टाफ जो है वो आपको भेजना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहां पे तीसरा, फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का मतलब क्या है? इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, क्योंकि बॉस लीड टाइम कम से कम आपको करना है। कस्टमर का ऑर्डर आया है और आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है इमीडिएटली आपने ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली प्लेस करना है, यानी ईमेल के थ्रू एक्सेट्रा, या फिर फ्रेंड्स शेयर करेंगे आप नेटवर्क सप्लायर का, और आपका इमीडिएटली यहां पे एंट्री पास किया, उसको पता चल जाएगा कि रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिकल डेटा इंटरचेंज होना चाहिए कि रॉ मटेरियल कब चाहिए, कितना चाहिए एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट है ड्रॉप करो रॉ मटेरियल। जी हां, ड्रॉप करो रॉ मटेरियल एग्जैक्टली नियर द मशीनरी जिसमें वो यूज होने वाला है। ऑलरेडी इसके जैसा एक पॉइंट हमने देखा था कि रॉ मटेरियल वहां पे डिलीवर करो प्रोडक्शन फ्लोर पे। कहां पे डिलीवर करो? प्रोडक्शन फ्लोर पे। और एक इन्होंने एक फीचर बोला कि नहीं नहीं, प्रोडक्शन पे तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कहां पे? प्रोडक्शन में एग्जैक्टली जिस मशीन में वो फीड होने वाला है, जिस मशीन में वो इनपुट होने वाला है, ठीक है, वो मशीन के नियर वो आपको रॉ मटेरियल ड्रॉप करना है, उसका डिलीवरी देना है। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट है शॉर्टन द सेटअप टाइम। अगला पॉइंट है शॉर्टन द सेटअप टाइम। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेटअप टाइम कम से कम होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल है, टाइम भी सेव होएगा और कॉस्ट भी आपका सेव होएगा। कैसे, आगे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन रन का जो है वो बड़ा प्रोडक्शन रन की जगह पे छोटे छोटे प्रोडक्शन रन करना है। इसके लिए एक सॉल्यूशन आगे दिया हुआ है, सेल, ठीक है, डेडिकेटेड सेल। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक कंसेप्ट है कैनबन कार्ड और एक है डेडिकेटेड सेल, वो कंसेप्ट करता हूं मैं आगे डिस्कस, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके वर्कर जो है वो उनको ट्रेनिंग दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑपरेट मल्टीपल फंक्शन। क्यों, आगे डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। आपके वर्कर लोगों को ट्रेनिंग दो सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर सके। एंड आपकी जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो अकाउंटिंग सिस्टम में आपको कुछ अल्टरेशन लाना पड़ेगा अगर आप जेआईटी फॉलो करते हो, क्योंकि अब जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे रॉ मटेरियल परचेस करो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो इनवॉइसेस एक्सेट्रा बढ़ते जाएगा, ठीक है, तो वो प्रोसेसिंग का जो टाइम है, कॉस्ट है, वो बढ़ता जाएगा। उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि अकाउंटिंग में आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट सॉल्यूशन इज बैक फ्लशिंग अंडर जेआईटी। क्या है, आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो फीचर्स है ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है उसके नीचे ये फीचर लिखना है कि अगर जेआईटी फॉलो करने का आप सॉल्यूशन दे रहे हो, यानी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है कि भाई जेआईटी फॉलो करना चाहिए और जेआईटी फॉलो नहीं करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? सिंपली जेआईटी के पहले कॉस्ट कितना था, जेआईटी के बाद में कॉस्ट कितना है, वो आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। और अगर जेआईटी में कॉस्ट कम आता है तो यस ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फॉलो द जेआईटी। अगर जेआईटी में कॉस्ट ज्यादा आता है तो वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वही आप फॉलो करेंगे। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आपको आगे कमेंट लिखना पड़ेगा कि अगर आप जेआईटी फॉलो करते हो तो मेक श्योर दिस पॉइंट कि रॉ मटेरियल तब परचेस होगा जब उसकी रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्शन फ्लोर पे जाएगा। तीसरा पॉइंट है आपका कि इंजीनियरिंग स्टाफ को विजिट करवा दो वहां पे, और वहां पे आपका क्वालिटी चेक कर लो सप्लायर के डिपार्टमेंट पे। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज रहेगा सो दैट क्विकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। रॉ मटेरियल वहां पे ड्रॉप करना है नियर द मशीनरी। नेक्स्ट वन, सेटअप टाइम कम कर दो प्रोडक्शन का। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि लॉन्ग प्रोडक्शन रन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्कर को ट्रेनिंग दो सो दैट वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म करे, एंड आपको अकाउंटिंग में अल्टरेशन करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर जेआईटी के फेवर में आप आंसर लिखते हो कि यस यू हैव टू फॉलो द जेआईटी, देन मेक श्योर ये चेंजेस आप करते हो, ठीक है, अदरवाइज ये जो जेआईटी है वो फेल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अरे भाई समझा ना, 2 बार मैंने डिस्कस किया फीचर क्या क्या है, कौन से फीचर है, दिमाग में फिट कर दीजिएगा। आई गेस 9 टाइप के फीचर्स है। पहला फीचर, रॉ मटेरियल तभी परचेस करूंगा जब उसकी रिक्वायरमेंट है, फाइनल प्रोडक्ट तभी प्रोड्यूस करूंगा जब उसकी रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन फ्लोर पे जाएगा, नियर द मशीनरी जाएगा। ओके, इसके बाद वर्कर को ट्रेनिंग देंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज होएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेटअप का टाइम कम करूंगा, स्ट्रीमलाइन करूंगा मैं मेरा प्रोडक्शन, ठीक है, लॉन्ग प्रोडक्शन रन नहीं होने दूंगा। अकाउंटिंग में मैं कुछ चेंज करूंगा, देन सप्लायर का सिलेक्शन करूंगा, सप्लायर को थोड़ा असिस्ट करूंगा, ठीक है।
एंड फ्रेंड्स कौन सा पॉइंट रह गया, एक और पॉइंट कोई तो भी पेंडिंग रह गया, सेटअप टाइम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एक्सेट्रा, आपको ये फॉलो करना है। चलिए फीचर के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे मैंने आपको बोला था कि सेटअप टाइम कम कर दो, ये आगे डिस्कस करूंगा आगे। अब ये सेटअप टाइम क्यों कम करने का है, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मशीन सेटअप करना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड वेरी कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है, तो एवरी टाइम जब आपको प्रोडक्शन करना रहता है आपको मशीन सेटअप करना पड़ता है। जब भी आपका प्रोडक्शन रन होगा, जब भी आपका शिफ्ट स्टार्ट होएगा, आपको वो जो मशीन है उसका सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर सेटअप टाइम ज्यादा लगता है, सेटअप का कॉस्ट ज्यादा लगता है, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर विल ट्राई टू प्रोड्यूस मैक्सिमम इन वन सेटअप सो दैट आपका जो सेटअप का टाइम है वो कम हो जाए। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, अरे भाई सेटअप के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत खर्चा लगता है, तो एक बार अगर सेटअप कर लिया तो भर भर के आप यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लीजिएगा। तो इससे क्या होएगा, ये जेआईटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। अननेसेसरीली मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूं यहां पे, अगर सेटअप के लिए कॉस्ट और टाइम ज्यादा लगता है तो बेनिफिशियल क्या है, सेटअप का टाइम कम कर दो, सेटअप की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो मैं छोटे छोटे लॉट में भी मैन्युफैक्चर करूंगा, तो मेरा इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होगा और मेरा इन्वेंट्री का जो कैरिंग कॉस्ट है या इन्वेंट्री रिलेटेड जो जो कॉस्ट है वो सारे के सारे कॉस्ट मेरे कम हो जाएंगे। तोड़ मालिक बहुत अच्छे से समझा कि सेटअप का जो टाइम है वो मुझे कम करना है। नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, इन्होंने बोला है देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मशीन ऑफ द डिफरेंट ई स्पीड। क्या है डिफरेंट ई स्पीड फ्रेंड्स, सी फॉर एग्जांपल एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। जी हां फ्रेंड्स, मशीन 1 है एंड मशीन 2 है। मशीन 1 का जो प्रोडक्शन का स्पीड है, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑलरेडी हमने पिछले टॉपिक में देखा था, सिंक्रोनाइजेशन इन मैन्युफैक्चर, ठीक है, तो वापस से ये कंसेप्ट और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करो। मशीनरी 1 है, इसका जो स्पीड है वो 1000 यूनिट्स पर आवर मैन्युफैक्चर करने का स्पीड है, लेकिन मशीन 2 का जो स्पीड है वो 100 यूनिट्स पर आवर मैन्युफैक्चर करना है, यानी मशीन 1 फास्ट है, मशीन 2 स्लो है। यू कैन चेक दैट कि मशीन 2 ये बॉटलनेक एक्टिविटी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होएगा, ठीक है, ये इम्बैलेंस हो गया मशीन में, स्पीड का इंबैलेंस हो गया मशीन में, तो प्रॉब्लम क्या होएगा, जैसे ही फर्स्ट आवर कंप्लीट होने के बाद ये पहला डिपार्टमेंट, पहला मशीन सेकंड को पास ऑन कर देगा 1000 यूनिट्स, ठीक है, ये फर्स्ट आवर के एंड में। फिर सेकेंड आवर में क्या होगा, और 1000 यूनिट्स वो पास ऑन करेगा, लेकिन जो सेकेंड डिपार्टमेंट है, सेकेंड मशीन है, वो पहले वाले लॉट में से सिर्फ 100 मैन्युफैक्चर कर पाएगा, यानी 900 पहले के लॉट का इन्वेंट्री और 1000 अगले लॉट का इन्वेंट्री, टोटल 1900 का इन्वेंट्री, और अगले 100 यूनिट वो मैन्युफैक्चर करने के लिए लेगा। जब तक वो टोटल 200 यूनिट मैन्युफैक्चर कर लेगा और 1000 यूनिट इसके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो मशीन 2 है वहां पे इन्वेंट्री पाइलअप हो रहा है, और ये तो जेआईटी के खिलाफ है, तो यहां पे मशीन 2 पे इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, और ये इम्बैलेंस मशीन है, ये एलिमिनेट करने के लिए आपको 2 मेथड दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन है, कैनबन कार्ड। क्या कैनबन कार्ड, क्या कैनबन कार्ड, सबसे पहला है थियरी कैनबन कार्ड, ठीक है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। कैनबन कार्ड क्या है, कैनबन कार्ड इज अ पुल सिस्टम, ये वर्ड आना चाहिए एग्जाम में। कैनबन कार्ड इज अ पुल सिस्टम, इट विल बी प्रिपेयर बाय द लास्ट डिपार्टमेंट इन अ सीक्वेंस, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, अगर थर्ड इज द लास्ट डिपार्टमेंट तो थर्ड डिपार्टमेंट कैनबन कार्ड बनाएगा, ठीक है। दिस कैनबन कार्ड विल बी पास ऑन टू द प्रीवियस डिपार्टमेंट, थर्ड डिपार्टमेंट सेकंड डिपार्टमेंट को देगा, सेकंड डिपार्टमेंट फर्स्ट डिपार्टमेंट को देगा। एंड मेन द पर्पस ऑफ कैनबन कार्ड इज दैट इट इज एन ऑथोराइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जी हाँ मालिक, कैनबन कार्ड क्या है, इट इज एन ऑथोराइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये हुआ, से फॉर एग्जाम्पल, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है फ्रेंड्स, कैनबन कार्ड में डिपार्टमेंट 1 है, डिपार्टमेंट 2 है, डिपार्टमेंट 3 है, और एक है आपका सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आया है 100 यूनिट्स का, आई रिपीट, सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आया है 100 यूनिट्स का ऑर्डर आया, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देगा डिपार्टमेंट 3 को। डिपार्टमेंट 3 कैनबन कार्ड बनाएगा और उसमें लिखेगा बकायदा कि मुझे रिक्वायरमेंट 100 यूनिट्स का है, ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको मुझे 100 यूनिट पास ऑन करना है, ठीक है। तो पहले वाले डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई तू मुझे सिर्फ 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करके दे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट 2 से 3 में वर्क इन प्रोग्रेस कितना आना चाहिए,
सिर्फ 100 का आना चाहिए। नेक्स्ट वन, इमीडिएटली डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट 1 को इन्फॉर्म करेगा कि भाई मुझे 100 यूनिट्स आगे WIP पास ऑन करना है, तो मुझे आप WIP वर्क इन प्रोग्रेस यानी आपके डिपार्टमेंट का काम सिर्फ 100 यूनिट्स का करवा के दे दीजिएगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट 1 भी 100 मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट 2 भी 100 मैन्युफैक्चर करेगा और डिपार्टमेंट 3 भी 100 मैन्युफैक्चर करेगा और 100 ही आगे सेल होगा। ओके, इसके आगे का पॉइंट ये है कि डिपार्टमेंट 1 के लिए रॉ मटेरियल लगेगा और वो जो परचेज डिपार्टमेंट है या वॉट एवर द डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा भाई 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें रॉ मटेरियल परचेज करवा के दे दे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैनमन कार्ड। याद रहेगा कैनमन कार्ड क्या है? इट इज अ पुल सिस्टम। कौन प्रिपेयर करता है? लास्ट डिपार्टमेंट इन ए सीक्वेंस विल प्रिपेयर दिस कैनमन कार्ड। ठीक है, इट इज एन ऑथोराइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन, इट इज एन ऑथोराइजेशन ऑफ द प्रोडक्शन। लास्ट डिपार्टमेंट प्रिपेयर करेगा, पिछले डिपार्टमेंट को पास ऑन करेगा और जितना कैनमन कार्ड में क्वांटिटी मैन्युफैक्चर क्वांटिटी दिया है उतना ही क्वांटिटी पहले सारे डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर करेगा, उतना ही क्वांटिटी फर्स्ट डिपार्टमेंट मार्केट से परचेज करेगा, दैट इज परचेज डिपार्टमेंट मार्केट से उतना ही क्वांटिटी परचेज करेगा। सो इससे इन्वेंट्री पाइल अप नहीं होगा। भले ही डिपार्टमेंट 1 का स्पीड, अपने एग्जांपल में आते हैं फ्रेंड्स, भले ही डिपार्टमेंट 1 का स्पीड 1000 यूनिट्स पर आवर है, लेकिन वो 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। कैनमन कार्ड में देखेगा, उसमें लिखा है अरे 100 की डिमांड है, चल 100 मैन्युफैक्चर कर, खत्म हो गया। तो ये सिस्टम है आपका कैनमन कार्ड का। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डेडिकेटेड सेल और वर्किंग सेल। डेडिकेटेड सेल और वर्किंग सेल, ट्रेडिशनली क्या होता था, बड़े बड़े मशीन लगते थे, सेटअप का टाइम ज्यादा लगता था, ठीक है, मेंटेनेंस का टाइम कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता था, वर्कर डेडिकेटेड वो मशीन पे ही एम्प्लॉय होता था। तो अब इन्होंने बोला नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, बड़े बड़े मशीन के जगह पे आप आपका प्रोडक्शन सेल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। ठीक है, आप आपका प्रोडक्शन सेल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। ठीक है, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4, ईच सेल विल बी इंडिपेंडेंट। छोटे छोटे मशीन लगाइएगा हर एक सेल में एंड 1 पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच सेल। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि मिनिमम पर्सन रहेगा कि वो सेल को मैनेज करेगा। एंड फ्रेंड्स 1, 2, 3, 4 सपोज जितना भी प्रोसेसिंग होता है प्रोडक्ट का, राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट, वो पूरा की पूरा एक सेल में कंप्लीट होगा। दूसरा सेल कॉन्करेंट इमीडिएटली, यानी वो भी अगला यूनिट मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, यानी सेल 1 का काम अलग चल रहा है, सेकेंड सेल का काम अलग चल रहा है, थर्ड सेल का अलग चल रहा है, फोर्थ, हर एक सेल स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। यानी अब ऐसा नहीं कि पहला डिपार्टमेंट पहले काम करेगा, फिर दूसरे को देगा, फिर तीसरे को देगा, फिर फोर्थ को जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, एक सेल में पूरा मैन्युफैक्चर हो जाएगा। आई रिपीट, एक सेल में पूरा मैन्युफैक्चर हो जाएगा। अब छोटे छोटे मशीन लगाइएगा। एक एग्जांपल देता हूं, आप अगर ऑफिस में, एग्जांपल देता हूं कि ऑफिस में फ्रेंड्स सब वो 3 आर्टिकल है। ओके, एक आर्टिकल वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन में एक्सपर्ट है। ठीक है, वॉचिंग वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से करते हैं, इन शॉर्ट वो जूनियर है, पहला साल है उसका। ठीक है, दूसरा फ्रेंड्स टैक्सेशन में एक्सपर्ट है और तीसरा GST में एक्सपर्ट है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं सेकेंड। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या होएगा, अगर आपने इसे स्पेशलाइजेशन कर दिया कि कुछ आर्टिकल सिर्फ वॉचिंग वेरिफिकेशन ही करेंगे, कुछ आर्टिकल सिर्फ इनकम टैक्स का कैलकुलेशन ही करेंगे, कुछ आर्टिकल सिर्फ GST का ही वर्किंग करेंगे, तो इस सिचुएशन में क्या होएगा, जब तक वो वॉचिंग वेरिफिकेशन नहीं होता है तब आगे काम नहीं बढ़ेगा। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करना है, डेडिकेटेड सेल। डेडिकेटेड सेल का मतलब क्या है, हर एक जो आर्टिकल है वो पूरा ऑडिट कंप्लीट करेगा। हर एक आर्टिकल जो है वो पूरा ऑडिट कंप्लीट करेगा। दिस इज सिंपल डेडिकेटेड सेल। तो एक साथ 3-3 ऑडिट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, किसी को किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। एंड मेन पॉइंट इज दैट ऑपरेटर जो है, ठीक है, ये एक ही ऑपरेटर पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट कर रहा है, दूसरा ऑपरेटर उसका पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब थोड़ी देर पहले बताया था, वर्कर को ट्रेनिंग दो सो दैट वो मल्टीपल ऑपरेशन हैंडल करेगा, मल्टीपल मशीन हैंडल करेगा। क्योंकि अब एक ही मशीन, बड़े मशीन पे बहुत सारे वर्कर ऐसा नहीं है, अब एक एक वर्कर को छोटे छोटे मशीन्स दिए गए, उसने पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट करना है, उसको पूरा ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एंड फ्रेंड्स डोंट यू थिंक सो, अगर कुछ डिफेक्टिव बन रहा है तो वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन होगा, क्योंकि ये जो सेल का मैनेज कर रहा है उसको पता चल रहा है कि कौन सा मशीन डिले चल रहा है, कौन से मशीन में प्रोडक्शन खराब हो रहा है, तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट है। आई होप
एब्सोल्युटली ये दोनों कंसेप्ट दिमाग में आपके फिट हो गया। एक था आपका कैनबन कार्ड और फ्रेंड्स दूसरा था आपका वर्किंग सेल, इसको डेडिकेटेड सेल भी कंसेप्ट बोला है, ठीक है। तो इट्स अ क्लस्टर ऑफ मशीन, ठीक है, रेड पेन से कुछ लिखा हुआ है देखो, इट इज अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ मशीन विच कैन रन बाय अ सिंगल मशीन ऑपरेटर, छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अभी हाँ फ्रेंड्स, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर किए अब मैंने आपके। पहला कंसेप्ट था सेटअप टाइम कम कर दो, दूसरा कंसेप्ट था भाई अगर इम्बैलेंस है दो मशीन के अंदर वो कम कर दो। कैसे कम करना है, एक तो आप कैनबन कार्ड यूज कीजिएगा और दूसरा, ठीक है, आपका डेडिकेटेड सेल का कंसेप्ट है। जनरली ये दोनों कॉम्बिनेशन में करेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। कैनबन कार्ड का है पुल सिस्टम है और डेडिकेटेड सेल क्या है, बड़े बड़े मशीन के जगह पे आप छोटे छोटे सेल क्रिएट करो और एक सेल में पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट होगा, वो आप इंश्योर करो। एक सेल का एक आपका एम्प्लॉय रहेगा, वो स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मटेरियल पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये आपका स्मॉल डेडिकेटेड सेल का कंसेप्ट था। तीसरा, ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर। अभी मैंने बोला ट्रेनिंग क्यों देना है, अब वर्कर को एक ही मशीन हैंडल नहीं करना है, अब वर्कर को मल्टीपल ऑपरेशन वर्कआउट करना है, तो आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ठीक है। सो ट्रेनिंग में मशीन कैसे ऑपरेट करेंगे मल्टीपल, आपका जो एरर है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, स्पॉट द एरर क्विकली, ठीक है। एंड आपको ये ट्रेनिंग देना कि व्हेन टू हॉल्ट द प्रोडक्शन, या क्या ट्रेनिंग देना है, व्हेन टू हॉल्ट द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कब रोक देने का है, क्योंकि अगर उसको समझ में आ रहा है क्वालिटी खराब हो रहा है तो इमीडिएटली वो प्रोडक्शन बंद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिडक्शन इन रिपोर्टिंग वर्क, ठीक है। अगला है रिडक्शन इन रिपोर्टिंग वर्क, ठीक है। अब ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या है, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ वेरिएशन वर्कआउट किया रहता है। अच्छा, वेरिएशन वर्कआउट किया, इसका मतलब क्या है, ये क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए और एक्चुअल क्या है और इसमें वेरिएशन क्या है, ठीक है। फिर वो उसका एनालिसिस होता था, एनालिसिस के बाद वो रिपोर्ट सबमिट करता था मैनेजमेंट को। अरे एक महीना हो गया, वेरिएशन भी आ गया, आपने अच्छे से उसका रिपोर्टिंग किया और वो मैनेजमेंट को सबमिट किया, लेकिन मैनेजमेंट करंट जो भी कुछ प्रॉब्लम है वही सॉल्व करने में है, तो आपका रिपोर्ट का कुछ यूज ही नहीं है एक महीने के बाद। वरायंस एनालिसिस जनरली एक महीने के बाद आप करते थे, तो भाई रिपोर्टिंग कम कर दो। और फ्रेंड्स वो जो वेरिएशंस आए थे या वरायंस आया था तब तक वो वर्कर ने वो सॉल्यूशन भी लेके आ गया है, तो ये जो रिपोर्टिंग का काम है ये आपको बिल्कुल कम करना है। नेक्स्ट वन, अगला कंसेप्ट है अल्टरेशन इन अकाउंटिंग सिस्टम। जी हाँ मालिक, अल्टरेशन इन अकाउंटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम, दो तरीके के प्रॉब्लम है फ्रेंड्स अकाउंटिंग सिस्टम में, ठीक है। कि एक है कि मल्टीपल इनवॉइसेस आएंगे। पहले कैसे मंथली परचेस होता था, क्वार्टरली परचेस होता था, तो नंबर ऑफ इनवॉइसेस कम थे। अब यहां पे अगर आपको डेली मैन्युफैक्चर करना है तो एवरी टाइम आपको रॉ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तो काफी सारे जो ऑर्डर है वो प्लेस होंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री का वो जो भी कुछ रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना, इन्वेंट्री यानी वो जो रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम होगा। दूसरा प्रॉब्लम होने वाला है कि फ्रेंड्स पेमेंट, पेमेंट कैसे करने का। अगर एक दिन में मैंने 10 बार प्रोडक्शन किया तो 10 बार मैंने मटेरियल का ऑर्डर प्लेस किया रहेगा, तो 10 अलग अलग इनवॉइस आया रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगले दिन मैंने 15 बार अगर प्रोडक्शन किया तो 15 बार मैंने रॉ मटेरियल परचेज का ऑर्डर किया रहेगा, तो 15 इनवॉइसेस आएंगे, तो बार बार पेमेंट करना। एक आदमी सप्लायर के यहां पे बैठाना पड़ेगा कि भाई मैंने मंगवाया है, चल पेमेंट कर, मंगवाया पेमेंट कर, चेक दे, मंगवाया पेमेंट कर। नहीं 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 नहीं, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया, भाई मंथली कंसोलिडेटेड बिल करो और मंथली पेमेंट करो, बार बार पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, आप कंसोलिडेशन कर दो। एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया कि बहुत सारी इनवॉइसेस है। दूसरा प्रॉब्लम है कि फ्रेंड्स आपका जो मटेरियल है उसका कंट्रोल कम हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल डायरेक्टली प्रोडक्शन फ्लोर पे गया, तो आया या नहीं आया ये कैसे चेक किया जाएगा। अरे भाई कुछ भी रिकॉर्ड मत कर, बैक फ्लशिंग कर, कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन मत कर, बैक फ्लशिंग कर। अब बैक फ्लशिंग क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि वो यानी तोड़ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड सबसे मेरा फेवरेट कंसेप्ट है वो बैक फ्लशिंग, ठीक है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट वन, सो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एम ऑफ जीआईटी। जी हाँ सर, जीआईटी के एम क्या क्या है। टाइमली कस्टमर की जो डिमांड है वो फुलफिल करना है, हाई क्वालिटी गुड्स मैन्युफैक्चर करना है और कम से कम प्राइस पे आपको गुड्स सेल करना है, कॉस्ट आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है। क्या बोला है, कस्टमर की जो डिमांड है वो टाइमली फुलफिल करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है और
कम से कम कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर करना है, ये आपका एम हो गया जेआईटी का। नेक्स्ट वन, अब जो पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था फीचर का, आपके स्टडी मटेरियल में एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फीचर। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है फ्रेंड्स। डेडिकेटेड सेल कंसेप्ट करो। क्या बोला है? डेडिकेटेड सेल का कंसेप्ट है। डेडिकेटेड सेल के कंसेप्ट की वजह से क्या होएगा कि एक ही सेल में पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट होने वाला है, तो मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट, फ्रेंड्स याद आ रहा है, मटेरियल मूवमेंट, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल और मशीन मूव होता है, उससे टाइम का और रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, चलो वो कम कर दो, इसलिए क्या करो, डेडिकेटेड सेल, मूवमेंट का टाइम, हैंडलिंग का टाइम, कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप हायर करते वक्त स्किल्ड वर्कर को हायर कीजिए, दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, और उनको थोड़ा ट्रेनिंग भी दे दो। ठीक है फ्रेंड्स, उनको ट्रेनिंग भी दे दो, मेंटेनेंस का भी ट्रेनिंग दे दो, छोटे छोटे रिपेयर वो खुद करेंगे, मल्टीपल टास्क वो करेंगे, उसका आपको उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी वो फीचर में देखा था। नेक्स्ट वन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्टिव। जी हाँ, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्टिव का पॉइंट क्या है फ्रेंड? अभी डेडिकेटेड सेल का कंसेप्ट है, वर्कर जल्दी से डिफेक्टिव आइडेंटिफाई करेगा। एक आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। मैंने आपको बताया कि पहले डिपार्टमेंट का स्पीड 1000 यूनिट्स पर आवर है सपोज, और सेकेंड डिपार्टमेंट का स्पीड 100 यूनिट्स पर आवर है। फ्रेंड्स एग्जाम्पल के लिए देता हूं, सेकेंड लॉट से डिपार्टमेंट 1 ने डिफेक्टिव मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड लॉट से डिपार्टमेंट 1 ने डिफेक्टिव मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया सेकेंड लॉट से। ये डिपार्टमेंट 2 कब आइडेंटिफाई करेगा? ये डिपार्टमेंट 2 आइडेंटिफाई करेगा ऑलमोस्ट 11 घंटे के बाद। 11 घंटे कैसे? क्योंकि पहले घंटे में तो उसके पास कुछ भी काम नहीं है, यूनिट्स आए ही नहीं है, तो वो 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेगा, यानी 1000 यूनिट्स जब उसका मैन्युफैक्चर होगा तब उसके पास सेकंड लॉट आएगा, और तब तक आप सोचिएगा डिपार्टमेंट 1 कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर लेगा। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट वन, सेटअप का टाइम कम करो। ऑलरेडी हमने ये भी पॉइंट डिस्कस कर दिया है, अगर लॉन्ग सेटअप टाइम रहेगा तो आप टेंडेंसी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लायर को बोलो मटेरियल कहां पे सप्लाई करना है, प्रोडक्शन फ्लोर पे करना है, एग्जैक्टली नियर टू द मशीन जिसमें वो आप फीड करने वाले हो, जिसमें वो मटेरियल एज ए इनपुट जाएगा। आगे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द इसेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ जेआईटी। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के नीचे थ्योरी क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द फीचर, एक्सप्लेन द प्री रिक्विजिट, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से हम लोग देखेंगे। प्री रिक्विजिट जेआईटी फॉलो करने से पहले, यानी प्री रिक्विजिट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉलो होनी चाहिए, दैट इज लो वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। लो वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट यानी आप कम से कम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कम से कम क्वांटिटी नहीं बोल रहा, वैरायटी के प्रोडक्ट में बोल रहा हूं। आपका वेंडर रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि अब आप टोटली रिलाय करते हो वेंडर पे, अगर उसने डिले कर दिया रॉ मटेरियल सबमिट करते वक्त तो आपका प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, तो रिलायबिलिटी शुड बी देयर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज था, इसका मतलब गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ईडीआई ईमेल के थ्रू अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो देयर शुड बी अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वन, डिमांड स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, डिमांड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, वेरिएशन अगर आते हैं डिमांड में तो आपको भी प्रॉब्लम होएगा और रॉ मटेरियल सप्लायर को भी प्रॉब्लम होएगा। ठीक है, वो कितना मैन्युफैक्चर करेगा वो डिपेंडेंट है आपके डिमांड पे। तो अगर आपने सडनली बहुत ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उसको भी दिक्कत जाएगा, और उसको दिक्कत गया तो आपको रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं मिलेगा। तो आपका वेरिएशन नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट साथ में आपको फॉलो करना है, टीक्यूएम। अगर आप टीक्यूएम फॉलो करेंगे तो क्वालिटी इंप्रोवाइज करेंगे। ऊपर ही देखा था कि क्वालिटी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को देना है, कम से कम कॉस्ट में देना है और जल्दी से देना है, टाइमली। टीक्यूएम के बाद डिफेक्ट फ्री मटेरियल, थोड़ी देर पहले बताया था, वेंडर का सिलेक्शन किया, वेंडर का असिस्टेंस किया, आपकी टीम भेजो वेंडर के प्रीमाइसिस में और वो वहां पे हेल्प करेगा क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट वन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी एडवांस में आप मेंटेन कीजिएगा, डिफेक्ट आने के बाद या फिर मशीन ब्रेकडाउन होने के बाद मेंटेनेंस करने से अच्छा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करो, ब्रेकडाउन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ जेआईटी
ये थ्योरी क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल के नीचे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जेआईटी का इंपैक्ट प्रोडक्ट के प्राइस पे क्या है, जेआईटी का इंपैक्ट ओवरहेड कॉस्ट पे क्या है, और जेआईटी का इंपैक्ट वेस्टेज पे क्या है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, खूंखार सुनिएगा। प्रोडक्ट प्राइस पे क्या इसका इंपैक्ट है फ्रेंड्स। अगर कस्टमर इज वेरी सीरियस अबाउट द क्वालिटी, अगर कस्टमर इज वेरी सीरियस अबाउट द स्पीड ऑफ डिलीवरी, स्पीड ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट, देन अगर उसको ये चाहिए क्वालिटी और स्पीड ऑफ डिलीवरी चाहिए, तो फ्रेंड्स वो जो कस्टमर है वो कस्टमर विल बी रेडी टू पे एक्स्ट्रा, अगर आप टाइमली डिलीवरी देते हो और क्वालिटी अच्छा देते हो, ठीक है। लेकिन कस्टमर को ये टाइम, स्पीड ऑफ डिलीवरी या क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो दैट कस्टमर विल नॉट पे एनीथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सकते हो वो कस्टमर को जिसको क्वालिटी और स्पीड ऑफ डिलीवरी चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वन, ओवरहेड कॉस्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अगर मैं इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरा जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बोला अगर अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल आया तो इंस्पेक्शन का कॉस्ट मेरा बच जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग की जरूरत नहीं है, मैंने फ्लो ऐसे मैनेज किया है। सेल का कंसेप्ट किया है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने का जरूरत ही नहीं है, एक ही सेल में पूरा प्रोडक्शन कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो ओवरहेड का जो कॉस्ट है वो मेरा कम होगा। नेक्स्ट वन, वेस्टेज कम होने वाला है। अच्छा, वेस्टेज किसका फ्रेंड्स, वेस्टेज मटेरियल का। कैसे? ऑब्सोलेंसेस की वजह से मटेरियल का वेस्टेज होता है, वो नहीं होने वाला है। डिफेक्टिव मैन्युफैक्चर नहीं होने वाला है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्टिव होने वाला है, या फिर जो आपका खराब क्वालिटी का बन रहा है वो जल्दी से डिटेक्ट होएगा, तो डिफेक्टिव में वेस्टेज आपका नहीं है, रीवर्क करने की जरूरत आपको नहीं है, टाइम का वेस्टेज नहीं है, एक्सेस इन्वेंटरी आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो वेस्ट कंट्रोल आपका हो रहा है। तो याद आएगा, ये 3 पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए, 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिए। क्या था ये? प्रोडक्ट का प्राइस। क्या था? प्रोडक्ट का प्राइस। हाँ, जिसको क्वालिटी और स्पीड चाहिए तो भाई ज्यादा प्रीमियम प्राइस पे करेगा, अदरवाइज आपको नॉर्मल प्राइस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, ओवरहेड की कॉस्ट फ्रेंड्स, कैरिंग कॉस्ट एक्सेट्रा, हैंडलिंग का, इंस्पेक्शन का, ये सारे कॉस्ट आपके कम होने वाले हैं। वेस्ट कंट्रोल, रॉ मटेरियल का वेस्टेज, डब्ल्यूआईपी का वेस्टेज, इन्वेंट्री का वेस्टेज, वर्कर का वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज, रीवर्क का वेस्टेज कम होने वाला है। परफेक्ट एकदम। नेक्स्ट पॉइंट एंड थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस मेजर्स इन जेआईटी। जी मालिक, अगला कंसेप्ट है परफॉर्मेंस मेजर इन जेआईटी। जबरदस्त कंसेप्चुअल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। परफॉर्मेंस मेजर ऑफ जेआईटी में हम लोग सीखने वाले, आपके स्टडी मटेरियल में ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं कि आप ट्रेडिशनल सिस्टम में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करने के कुछ मेथड फॉलो करते थे, क्या वो मेथड यहां पे भी एप्लीकेबल हो सकते हैं जेआईटी में? ट्रेडिशनल सिस्टम के मेथड यहां पे अप्लाई हो सकते हैं क्या? तो इन्होंने कुछ आंसर दिया है, कुछ मेजर्स रिडंडेंट है, निकाल दो। कुछ मेजर से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस चेक करते ही नहीं आएगा, लेकिन पिछले ओल्ड सिस्टम के कुछ मेथड्स आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। आगे सबसे पहले तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे कौन से प्रीवियस ट्रेडिशनल सिस्टम के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के मेथड्स यहां पे रिडंडेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं कि नहीं यूज हो सकता है। सबसे पहला दिया है मशीन का यूसेज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन। फ्रेंड्स, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द मशीन इज रिडंडेंट, ठीक है। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, हेवी मशीनरी था, कैपिटल इंटेंसिव मशीन था, तो भाई मैनेजमेंट का क्या कंसर्न है, अरे इतना महंगा मशीन अगर मैंने लेके आया तो भाई तू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर, मशीन आइडल मत रख, कंटिन्यू प्रोडक्शन कर। अरे तोड़ना मालिक, क्या बोलो झेपा क्या? अरे मैंने आपको बोला मशीन पहले क्या था, ट्रेडिशनल सिस्टम में हेवी मशीन था, बहुत सारा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व था, तो मैनेजर क्या बोलता था, अरे ये मशीन को आइडल नहीं रखना है, बहुत पैसा मैंने खर्च किया है उसमें। जैसे अपने पेरेंट्स बोलते रहते ना, एजुकेशन पे बहुत खर्चा किया है, तू पढ़ाई कर, वैसे ही भाई मशीन तू आइडल मत रख, कंटिन्यू मैन्युफैक्चर कर। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जेआईटी में कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग या एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट ही नहीं है। जितनी डिमांड है उतनी मैन्युफैक्चर करेगा। तो अगर आप परफॉर्मेंस मशीन आइडल टाइम पे या मशीन यूटिलाइजेशन पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मशीन आइडल रहने वाला है। अरे मैंने बताया ना, डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 में, डिपार्टमेंट 1 का कैपेसिटी 1000 है, डिपार्टमेंट 2 का कैपेसिटी 100 यूनिट्स पर आवर है, डिमांड 100 का आया है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट 1 सिर्फ 100 मैन्युफैक्चर करेगा, ऑल्दो उसकी कैपेसिटी 1000 है, तो मशीन का यूटिलाइजेशन रिडंडेंट हो गया। अब ये यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट वन सर जी, सेकंड एम्प्लॉय कॉस्ट। हमने देखा था फ्रेंड्स आईपीसीसी में कि पीस रेट सिस्टम। अच्छा, पीस रेट सिस्टम में क्या है बॉस? पीस रेट सिस्टम में द पॉइंट इज दैट वर्कर जितना
मैन्युफैक्चर करेगा, आई रिपीट, वर्कर जितना मैन्युफैक्चर करेगा, जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा उतना वो पैसा लेके जाएगा। आई रिपीट, वर्कर जितना ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा उतना ज्यादा पैसा वो लेके जाएगा। ठीक है, तो वर्कर, ठीक है, तो वर्कर को ज्यादा पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, अरे मैं ज्यादा मैन्युफैक्चर करूंगा, और इसमें क्या होएगा, अगर ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है, इन्वेंट्री मेंटेन हो गया, इन्वेंट्री कैरी करेंगे और जीआईटी इन्वेंट्री के खिलाफ है, तो ये भी आपका जो पॉइंट है वो रिडंडेंट हो गया। पीस रेट सिस्टम आप यहां पे फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अगर डिमांड नहीं है आज तो मैं मैन्युफैक्चर ही नहीं करूंगा, तो वर्कर क्या पैसा नहीं लेके जाएगा क्या, तो बोलेगा नहीं ये फॉलो मत। ओके, तो पीस रेट सिस्टम फॉलो नहीं करना। नेक्स्ट वन, इफिशियंसी ट्रैकिंग, अगला पॉइंट है इफिशियंसी ट्रैकिंग। अच्छा, इफिशियंसी ट्रैकिंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इफिशियंसी रेशियो हम लोगों ने देखा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इज इफिशियंसी। तो स्टैंडर्ड आवर्स लग गया आपको 100, लगना चाहिए था 100, आपने 80 आवर्स में कंप्लीट कर दिया, तो आई गेस कुछ 125%, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वॉट एवर, तो 125% इफिशियंसी। वाह भाई, तूने 100 आवर्स का काम 80 आवर्स में कर दिया, तो बहुत इफिशियंट है। लेकिन फ्रेंड्स अब ये रिडंडेंट है, जल्दी प्रोड्यूस करना जेआईटी का प्रिंसिपल नहीं है, क्वालिटी मैन्युफैक्चर करना ये है। तो फ्रेंड्स जल्दी के चक्कर में क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए, तो आप वर्कर का इफिशियंसी मत चेक करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते बॉस। तो ये जो 3 मेथड है पुराने सिस्टम के अब रिलेवेंट नहीं है। विच आर दोस 3? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और मेजरमेंट सिस्टम रिडंडेंट, मशीन यूटिलाइजेशन, पीस रेट सिस्टम, इफिशियंसी रेशो, यहां पे यूटिलाइजेशन नहीं हो गया। तोड़ मालिक, बहुत अच्छे से समझा मुझे पॉइंट। अब आगे ट्रेडिशनल में भी कुछ मेजर फॉलो होता था, सेम टू सेम जीआईटी में यहां पे फॉलो होने वाला है। वो कौन से मेजर है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, आगे याद आ रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो नहीं याद आ रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट में हम लोगों ने किया था। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब पुरानी इन्वेंट्री का उसके जगह पे नया इन्वेंट्री आया। ऐसे कितनी बार पूरे साल में हुआ? इससे पता चलता था कि आप कितना दिन इन्वेंट्री कैरी करते हो। ठीक है, कौन सा फास्ट मूविंग है, कौन सा स्लो मूविंग है, कौन सा डॉर्मेंट या रिडंडेंट स्टॉक है जिसको निकाल देने का। तो ये सारे प्रिंसिपल है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी एप्लीकेबल होगा और देयर विल बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है, बार बार लगातार मैं रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जाऊंगा और रॉ मटेरियल परचेस करूंगा, तो इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा होने वाला है यहाँ पे। तो ये एक मेजर है जो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट वन, सेटअप टाइम रिडक्शन। पहले भी हम लोग चेक करते हैं कि भाई कैसे प्रोडक्शन का टाइम कम करे, सेटअप का टाइम कम करे। ये मेजर भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है और करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने देखा है सेटअप टाइम अगर कम करेंगे तो ही इन्वेंट्री ज्यादा नहीं बनेगी। देखा था ना, सेटअप टाइम अगर कॉस्ट ज्यादा लगता है तो वो ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा, तो वो यहां पे पॉइंट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कस्टमर की कंप्लेंट्स। क्वालिटी देना है, कस्टमर की कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। स्पीड ऑफ डिलीवरी होना चाहिए, स्पीडली उसका ऑर्डर फुलफिल होना चाहिए, कस्टमर की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो ये रिडंडेंट नहीं है, ये यहां पे अप्लाई होगा कि कस्टमर की कंप्लेंट कितनी आ रही है और उसका सेटिस्फैक्शन कितना हो रहा है। तो ये भी आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का तरीका जीआईटी में भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट वन, इसके बाद है कस्टमर कंप्लेन के बाद है स्क्रैप। जी हाँ, स्क्रैप का परसेंटेज कितना, पहले कितना स्क्रैप बनता था, अभी स्क्रैप कितना है, वो आपको चेक करना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था इलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज यहां पे होना चाहिए, परफेक्ट एकदम। नेक्स्ट वन, स्क्रैप के बाद है अगला कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। जी हाँ मालिक, अगला कंसेप्ट है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का मतलब इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कम होना चाहिए। इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो भी कुछ है वो आपका कम होना चाहिए। याद आ रहा है ना, टीकेएम में हमने डिस्कस किया था, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में डिस्कस किया था। कस्टमर सर्विस, अगला पॉइंट है आपका कस्टमर सर्विस। कितने कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया पुअर क्वालिटी की वजह से, कितना परसेंटेज है, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स है, ऑन दैट बेसिस आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, क्योंकि हम लोगों को क्वालिटी वहां पे देना है। नेक्स्ट वन, आइडिया जनरेटेड। वर्कर लोगों ने मैन्युफैक्चर करते हो कितना आइडिया जनरेट किया, उसमें से कितना आइडिया आपने इंप्लीमेंट किया। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आइडिया इंप्लीमेंटेड, वर्कर आपको सजेशन दे रहा है और उसमें से कितने सजेशन आप इंप्लीमेंट करें उसका एक परसेंटेज कीजिए, तो इसके बेसिस पे भी आपका परफॉर्मेंस है वो चेक किया जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 8th कंसेप्ट की तरफ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ जीआईटी। मैंने आपके स्टडी मटेरियल के सारे
सारे के सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए सर जीआईटी के। ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है बैक फ्लशिंग, और मेरा एकदम फेवरेट कंसेप्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बैक फ्लशिंग। ठीक है, अब क्या है बैक फ्लशिंग देखते हैं फ्रेंड्स। बैक फ्लशिंग इज एन अकाउंटिंग सॉल्यूशन अंडर जेआईटी। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। बैक फ्लशिंग इज एन अकाउंटिंग सॉल्यूशन अंडर जेआईटी, और बैक फ्लशिंग बोलता है प्रोडक्शन मत कर। बैक फ्लशिंग बोलता है प्रोडक्ट, ओहो हो क्या दर्शन, क्या प्रोडक्शन मत कर, प्रोडक्शन तो करना है, आई एम सॉरी। बैक फ्लशिंग बोलता है अकाउंटिंग मत कर जब तक के आप आपका फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं कर देते। अच्छा, बैक फ्लशिंग इज एन अकाउंटिंग सॉल्यूशन, और आगे बोलता है अकाउंटिंग मत करो। कब तक मत करो? जब तक आप आपका फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं कर देते तब तक आपको अकाउंटिंग नहीं करना है। ठीक है, जैसे ही आप आपका फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो बॉम्ब लेके आइए। अच्छा, बॉम्ब यानी क्या है? बिल ऑफ मटेरियल। जी मालिक, बॉम्ब यानी क्या है? बिल ऑफ मटेरियल। अच्छा, बिल ऑफ मटेरियल क्या है? एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कौन से टाइप के रॉ मटेरियल लगते हैं, कितनी क्वांटिटी लगती है, कौन से क्वालिटी के लगते हैं, ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन रहता है आपका बिल ऑफ मटेरियल में। एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कौन से मटेरियल लगते हैं, कितना क्वांटिटी में लगता है, वो इंफॉर्मेशन बिल ऑफ मटेरियल में। तो जैसे ही आपने फाइनल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया, इमीडिएटली बिल ऑफ मटेरियल आइए वो प्रोडक्ट का, और फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बिल ऑफ मटेरियल की क्वांटिटी एंड प्रोडक्शन की क्वांटिटी। नहीं झेपा? अरे नहीं झेपा, टेंशन मत लो, मैं बताता हूं ना सर। है मैन्युफैक्चर करने के लिए एक बिल ऑफ मटेरियल, एक यूनिट फाइनल प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल एक्स लगता है, मटेरियल वाई लगता है। मटेरियल एक्स 10 केजी लगता है, मटेरियल वाई 2 केजी लगता है। आगे आपने फाइनल प्रोडक्ट का 100 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर लिया। ठीक है, मैंने बोला जब तक फाइनल प्रोडक्ट की क्वांटिटी नहीं बना लेते हो तब तक कोई अकाउंटिंग मत कीजिएगा। जैसे आप फाइनल प्रोडक्ट का क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर लेते हो तो रिवर्स वर्किंग कीजिएगा, बॉम्ब लीजिएगा। क्या लीजिएगा? बिल ऑफ मटेरियल। नो, प्रोडक्शन की क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय बिल ऑफ मटेरियल की क्वांटिटी करो, इससे रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल एक्स 10 केजी लगता है, तो 100 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 1000 लगा रहेगा। एक मैन्युफैक्चर करने के लिए वाई जो है वो आपका 2 केजी लगता है, तो 100 मैन्युफैक्चर करने के लिए 200 लगा रहेगा। तो खत्म है सर जी, ओपनिंग स्टॉक जितना भी था अपने पास उसमें से ये 1000 और 200 लेस कर दो, आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका बैक फ्लशिंग मालिक। आगे ये है आपका बैक फ्लशिंग। आई होप एब्सोल्युटली क्लियर है, दिमाग में फिट हो गया। बैक फ्लशिंग अगर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओल्ड सिलेबस में कम से कम 15 से 16 बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ था बैक फ्लशिंग का, और आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे तो क्या है बैक फ्लशिंग? अकाउंटिंग सॉल्यूशन है जेआईटी में। बहुत बार इनवॉइसेस आने वाले हैं, बहुत बार रॉ मटेरियल आने वाले हैं, तो कितना रिकॉर्ड करे? अरे टेंशन मत ले, बैक फ्लशिंग कर, रिवर्स वर्किंग कर। अच्छा, रिवर्स वर्किंग का मतलब क्या है? जब तक रॉ फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी रिकॉर्ड्स मेंटेन मत कर। जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है उसका बिल ऑफ मटेरियल ले ले। बिल ऑफ मटेरियल में एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना क्वांटिटी लगता है वो इंफॉर्मेशन दिया है। प्रोडक्शन की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर बिल ऑफ मटेरियल की क्वांटिटी से आपको टोटल मटेरियल का कंजम्पशन आ जाएगा। फिर ओपनिंग स्टॉक में से ये मटेरियल का कंजम्पशन लेस कर देना, आपका आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ बैक फ्लशिंग। आई होप अंडरस्टूड। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक कर देना अगर ये अंडरस्टूड यानी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया तो। और मजा आएगा जब मैं इसके प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। जी हां सर, और मजा आएगा जब मैं इसके प्रॉब्लम्स विथ बैक फ्लशिंग मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, करेक्ट प्रोडक्शन क्वांटिटी रिकॉर्ड होना चाहिए। जी हां, करेक्ट प्रोडक्शन का क्वांटिटी रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर प्रोडक्शन का क्वांटिटी गलत, रिवर्स वर्किंग गलत। जैसे कि आपने मैन्युफैक्चर कर लिया 101 यूनिट, 101 यूनिट मैन्युफैक्चर किया, काउंट करते वक्त 99 एंड 100, अरे 100 ही मैन्युफैक्चर किया आपने, तो फ्रेंड्स आप ये जो स्टॉक अपडेट करेंगे वो 100 के बेसिस पे करेंगे, लेकिन एक्चुअल में 101 क्वांटिटी आपने मैन्युफैक्चर कर लिया, तो फ्रेंड्स आपको शॉर्टेज मिलेगा। अरे 10 केजी और 2 केजी का शॉर्टेज मिलेगा, क्योंकि आपने तो 100 ही रिकॉर्ड किया, 101 आपने एक्चुअल में मैन्युफैक्चर किया, तो एक्स का 10 क्वांटिटी शॉर्ट दिखेगा और वाई का 2 क्वांटिटी शॉर्ट दिखेगा। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन, अदरवाइज रॉन्ग स्टॉक विल गेट अपडेटेड। झेपा, मुझे बहुत अच्छे से समझा। चलो आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट इन्होंने बोला है भाई आपका जो स्क्रैप है, ठीक है, वो अच्छे से रिकॉर्ड कर भाई। स्क्रैप, वेस्टेज, लॉस जो हुआ है वो अच्छे से रिकॉर्ड कर। अगर वो रिकॉर्ड करना भूल गया
स्क्रैप रिकॉर्ड करना भूल गया तो भाई रॉन्ग स्टॉक अपडेट होएगा। जैसे कि मैंने 101 यूनिट मैन्युफैक्चर किए इन टोटल, जिसमें से एक यूनिट है ना स्क्रैप हो गया, लॉस हो गया, वेस्टेज हो गया, तो मैंने सिर्फ गुड यूनिट्स काउंट किए और गुड यूनिट से मेरे 100, तो मैंने स्टॉक अपडेट कर दिया 100 के बेसिस पे। गलत। 101 क्वांटिटी आपने एक्चुअल में मैन्युफैक्चर किया है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द स्क्रैप। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जब तक है जान नहीं सर, जब तक आप आपका फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं कर देते तब तक इन्वेंट्री विल शो हायर लेवल। माय गॉड, क्या बोला? जब तक आप आपका फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं कर देते तब तक इन्वेंट्री विल बी शोन एट द हायर लेवल। अरे क्यों ऐसे? जब तक फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं कर देते तब तक आपका इन्वेंट्री हायर लेवल रहेगा, ऐसा क्यों? रीजन इज दैट आप एंट्री कब करते हो? जब प्रोडक्शन कंप्लीट किया तब आप डायरेक्टली एंट्री पास करते हो। इन बिटवीन मटेरियल कितना इश्यू किया, कितना रिटर्न आया, कितना कंज्यूम किया, नथिंग, नो डेटा, कुछ भी डेटा आपने मेंटेन नहीं किया है। तो फ्रेंड्स यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इन्वेंट्री बहुत हायर दिखेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपने 1 जनवरी को स्टार्ट किया प्रोडक्शन और आपका 31 जनवरी को प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, आपने रॉ मटेरियल कितने मंगवाए? तो ये 100 एंड 200, एक्स का 1000 क्वांटिटी और वाई का 200 क्वांटिटी आपने मंगवाया। ठीक है, तो आपके पास इतना रिकॉर्ड है कि हाँ एक्स की 1000 क्वांटिटी है और वाई का 200 क्वांटिटी ओपनिंग में है। 2 तारीख को, 5 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, 25 तारीख को, 29 को, 30 को इतना ही क्वांटिटी दिखेगा, क्योंकि आपने तो कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया है इशू का। बस 31 को कितनी क्वांटिटी? 0। क्या 31 को ही रॉ मटेरियल यूज किया? क्या? आंसर इज नो। तो ये क्या बोलते हैं, स्टॉक पेपर पे हायर दिखता जाएगा जब तक आप प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं करते। आई होप ये पॉइंट दिमाग में फिट हो गया। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉट ट्रेसिंग बिकम डिफिकल्ट। क्या बोलो? लॉट ट्रेसिंग बिकम डिफिकल्ट। अच्छा, लॉट ट्रेसिंग डिफिकल्ट है, इसका मतलब क्या है? कौन से रॉ मटेरियल से कौन सा फाइनल प्रोडक्ट बना है ये ट्रैक करना पड़ता है फार्मास्यूटिकल कंपनी को, ये ट्रैक करना पड़ता है फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, क्योंकि टेस्टिंग का वगैरह लफड़ा रहता है। लॉट ट्रेसिंग इधर हो ही नहीं सकता, पता ही नहीं चल रहा है कौन से रॉ मटेरियल से कौन सा फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, बन रहा है, तो लॉट ट्रेसिंग बिकम डिफिकल्ट हियर। नेक्स्ट वन, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, this entire exercise of backflushing is dependent on reverse working, and this reverse working is performed on the basis of one important document, and that document was bill of material, BOM। अरे BOM क्या है? स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन सर वहां पे तो लिखा हुआ था कि मैन्युफैक्चर करते वक्त एक्स का 10 kg यूज करना है और वाई का 2 kg यूज करना है, लेकिन एक्चुअल में मैन्युफैक्चर करते वक्त वेरिएशंस आ गया, वरायंसेस आ गया। अरे आ सकता है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टॉपिक हमने इसके लिए तो पढ़ा हुआ है, ये स्टैंडर्ड और एक्चुअल में डिफरेंस आ सकता है। सपोज आपने 10 kg की जगह पे 10.01 kg भी यूज कर दिया तो स्टॉक गलत आप अपडेट करेंगे, तो यहां पे वरायंस एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है। तो हियर वी कंप्लीटेड ईच एंड एवरी कंसेप्ट एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ JIT। चलिएगा अब आगे नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 9th क्वेश्चन इज काइजन कॉस्टिंग। ये टॉपिक में भी है, अगला है फ्रेंड्स, अगले टॉपिक में भी टारगेट कॉस्टिंग का ये एक पार्ट है। ठीक है आपके स्टडी मटेरियल में काइजन कॉस्टिंग 2 जगह पे आया हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये जो काइजन कॉस्टिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। काइजन कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग इज अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजन कॉस्टिंग इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है, किस में? तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस में एग्जामिन कीजिएगा और कंटिन्यूअसली इंप्रूवाइजेशन कीजिएगा। फिलोसॉफी क्या है इसमें? छोटे छोटे चेंजेस इंक्रीमेंटल बेसिस पे करते रहिएगा। आज ये चेंज किया और थोड़ा चेंज करके कल और थोड़ा चेंज करेंगे, तो इट इज एन इंक्रीमेंटल। अब ये हो गया, अब और ये हो गया, अब और, तो इंक्रीमेंटल हम लोग यहां पे इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट एवरी टाइम। तो फ्रेंड्स भले ही आप थोड़ी इंप्रूवमेंट करें, लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आप कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते हो। तो ये कंसेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। यहां पे बोला है दिस प्रोसेस इज ऑलमोस्ट डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। आगे है
जहां पे अगर आपको याद आता है रेडिकल रीडिजाइनिंग, फंडामेंटल रीथिंकिंग, ऐसे कुछ तो भी हमने ऐसे में पढ़ा था। ठीक है, रेडिकल चेंजेस लेके आना है, बहुत यानी ड्रास्टिक चेंज लेके आना है, लेकिन यहां पे काइजन कॉस्टिंग में छोटे छोटे स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस लेके आइएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है या केस स्टडी आता है तो आपको क्या लिखना है, काइजन कॉस्टिंग इज अ एग्जामिनेशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ द कंटिन्यूस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। ठीक है, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जहां पे रेडिकल रीडिजाइन था, यहां पे छोटा छोटा चेंजेस करे। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हियर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वर्कर ऑफ ऑल द लेवल इज इंपॉर्टेंट। सारे लेवल्स के वर्कर का इन्वॉल्वमेंट इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम और टू इंप्रूव द प्रोसेस आपको सारे वर्कर का इन्वॉल्वमेंट इसमें चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व इलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, इट इन्वॉल्व इलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, वेस्टेज कम करना, इंप्रूव करना है, वेस्टेज कम करना है, एक्स्ट्रा जो वर्क स्टेप है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, वो हमें कम करना है प्रोडक्शन में, असेंबली में या डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो ये वैल्यू इंजीनियरिंग में भी स्टेप किया है, ये सारे जो वेस्टेज कम करना। ठीक है, सेटअप का जो स्टेप्स है वो कम करना, या फ्रेंड्स आपका जो डिफेक्टिव मैन्युफैक्चर वो कम करना। तो ये सारे प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं वैल्यू इंजीनियरिंग में, और री इंजीनियरिंग में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, लेकिन वहां पे अमाउंट ऑफ रिडक्शन ज्यादा है, यहां पे अमाउंट ऑफ रिडक्शन कम है, कॉस्ट रिडक्शन यहां पे कम होता है। नेक्स्ट वन, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कॉस्ट रिडक्शन काइजन कॉस्टिंग से कम होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी कॉस्ट रिडक्शन कंटिन्यूअस बेसिस पे करते जाएंगे, तो इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में आएगा। एंड लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स कंपटीशन की प्रेशर की वजह से आपको आपकी कॉस्ट कम करनी है, तो काइजन कॉस्टिंग आपको हेल्प करेगा टू मेंटेन द कॉम्पिटिटिव फ्यूचर। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट बोलता है कि काइजन कॉस्टिंग में क्या बोलता है भाई, पहले तो स्टैंडर्ड सेट करो, फिर वो स्टैंडर्ड अचीव करो और स्टैंडर्ड रिवाइज करो। क्या बात है, स्टैंडर्ड सेट करो, स्टैंडर्ड अचीव करने की कोशिश करो, एक बार स्टैंडर्ड अचीव हो गया तो स्टैंडर्ड को इंप्रूव करो, स्टैंडर्ड को और रिवाइज करो, अगला टारगेट आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो रूम, सॉरी, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑलवेज होने ही वाला है। ठीक है, तो ये था आपका JIT, सॉरी बैक, ये दर्शन क्या कर रहा है, ये था आपका काइजन कॉस्टिंग। क्या लिखेंगे एग्जाम में, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अगला लाइन लिखेंगे, इट इज अ कंटिन्यूअल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑल टाइप ऑफ वेस्टेज, अननेसेसरी स्टेप्स आपको इलिमिनेट करना है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग। वैल्यू इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग में जो कॉस्ट कम होता है उसका पोर्शन ज्यादा रहता है, यहां पे कॉस्ट का रिडक्शन का पोर्शन कम है। ऑल एम्प्लॉय इन्वॉल्व करके लेना है क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉस्ट रिडक्शन इज वेरी स्मॉल बट कलेक्टिवली इन लॉन्ग टर्म मेजर कॉस्ट रिडक्शन विल बी देयर, अगर आप कंटिन्यूअसली ये फॉलो करते हैं। एंड लॉन्ग टर्म में कंपटीशन के प्रेशर की वजह से कॉस्ट कम आपको करना ही पड़ेगा। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट, ये एक लाइन आप लिख के आएंगे। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज काइजन कॉस्टिंग। अगले टॉपिक में भी है, तब मैं ये वापस से डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पूरा प्रिंसिपल यहां पे डिस्कस कर लिया है। चलिएगा, सो कंप्लीटेड 9 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड फ्रेंड्स, जबरदस्त और मजा आ रहा है ये टॉपिक में। अगला है फ्रेंड्स 5S। जी हाँ, अगला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करें 5S। 5S is about your working space. Working space should be effectively, efficiently managed, organized होना चाहिए आपका वर्किंग प्लेस, एंड फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली मेंटेन होना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल बोलता है रिलेटिंग टू योर वर्किंग स्पेस। अब देखते हैं हम लोग डिटेल में 5S। फ्रेंड्स इसे जापानी कंसेप्ट जहां पे हमें 5 जापानीज वर्ड का सीखना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये सबसे पहला इसमें फ्रेंड्स सॉर्ट करके रखिएगा। जी हाँ, सबसे पहला पॉइंट है इसमें सॉर्ट करके रखिएगा। अभी सॉर्ट करके रखना यानी क्या करना फ्रेंड्स, सॉर्ट करना इसका मतलब जो वर्किंग एरिया है उसमें जो जो ऑब्स्टेकल्स है वो सारे ऑब्स्टेकल्स निकाल दो।
मतलब ये हुआ जो नेसेसरी आइटम है वही रखिएगा, जो अननेसेसरी आइटम है वो आप वर्किंग स्पेस में कलेक्ट करके मत रखिएगा। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारा अगर वर्किंग स्पेस में कुछ रॉ मटेरियल या स्पेयर पार्ट्स वगैरह रहेगा अननेसेसरीली, तो प्रोडक्शन का फ्लो है वो अफेक्ट होता है। तो ऑब्स्टेकल डिस्टर्बेंस इन अ प्रोडक्शन आपने निकालना चाहिए। ये था आपका पहला सॉर्ट, दैट इज सीरी। सीरी आपका जापानीज वर्ड है और सॉर्ट करके रखना यानी उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो सॉर्ट किया यानी आपका जो प्रोडक्शन का फ्लोर है उसमें अननेसेसरी जो गुड्स रखे हुए हैं उसका आपने सॉर्टिंग करके रखा है। जनरली कैटेगरी कौन सा रहता है, द गुड्स विच यू यूज ऑफन, द गुड्स विच यू यूज टू इनफ्रीक्वेंटली एंड द गुड्स विच यू यूज नेवर। तो जो इनफ्रीक्वेंटली या फिर आप गुड्स जो यूज नहीं करते वो प्रोडक्शन फ्लोर में गर्दी मत कीजिएगा, उसको थोड़ा साइड में रखिएगा सो दैट ऑब्स्टेकल डिस्टर्बेंसेस प्रोडक्शन फ्लो में नहीं होना चाहिए। ये था पहला सॉर्ट यानी सीरी। सेकंड वन इज अ सेट इन ऑर्डर। जी हाँ सर जी सेकंड वन है आपका सेट इन ऑर्डर। अच्छा, सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ है, आप जो रॉ मटेरियल यूज करें, आप जो स्पेयर पार्ट वगैरह यूज करते हैं उसको ऑर्डर में रखिएगा, ठीक है। सेट इन ऑर्डर का मतलब सर कुछ एसेंडिंग फ्लो है या फिर डिसेंडिंग फ्लो है या फीफो मेथड है एक्सेट्रा, तो ऑर्डर में रखिएगा सो दैट नेक्स्ट टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम ढूंढने में, चीजें ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका सेट इन ऑर्डर। ओके, तो से फॉर एग्जांपल आप अगर ऑफिस में कुछ क्लाइंट का वर्किंग कर रहे हो, फाइल वो क्लाइंट का आ गया है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, वो फाइल्स वगैरह है वो आप जाते जाते आपका जो ऑफिस का स्टाफ है वो रख के जाएगा शेल्फ में, और वो बराबर से ऑर्डर में वो रख के जाएगा। जैसे फाइल नंबर 101, 102, 103, 104 वो एक सीक्वेंस में रखेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ सेट इन ऑर्डर, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी क्लाइंट की हमें फाइल की रिक्वायरमेंट है, हमारा टाइम वेस्ट ना हो वो ढूंढने में। तो ये था आपका सेट इन ऑर्डर, दैट इज उसको हम लोग क्या बोलेंगे जापानीज में, साइटॉन। आगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका शाइन। आपका जो वर्किंग प्लेस है, वर्किंग एरिया है, वो कंटिन्यूअसली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। वर्कर लोगों ने उनका उनका ही वो मेंटेन रखना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज अ शाइन, इसको हम लोग बोलेंगे शाइन। शाइन को क्या बोला, साइसो, जापानीज में इनको बोला है साइसो। सो वर्क प्लेस थोड़ा सेफ होना चाहिए, इजी टू वर्क होना चाहिए, क्लीन एंड प्लेजेंट होना चाहिए, ये एम है शाइन का, दैट इज साइसो का। नेक्स्ट है बॉस, अगला कंसेप्ट है आपका स्टैंडर्डाइज, साइकित्सु। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है, वाइल मैन्युफैक्चरिंग और वाइल प्रोवाइडिंग सर्विस स्टैंडर्ड टेक्निक्स एंड मेथड प्रोसेस यू शुड फॉलो, ठीक है। देयर शुड बी सम डूज एंड डोंट्स दैट मस्ट बी अधेयर टू। यानी मैन्युफैक्चर करते हो क्या करना चाहिए, क्या केयर लेना चाहिए, वो सारे आपने पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए एंड स्टैंडर्ड आपने टेक्निक्स एंड प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। आर्टिकलशिप में ऑफिस में एक रूल रहता है, जनरली हमारे वक्त भी तो वो रूल था, जब भी आप ऑफिस लीव करेंगे यानी ऑफिस घर पे जाते हो या वॉटेवर, तब आपने बैकअप लेके रखना है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हर एक ने वो फॉलो करना है। तो डूज एंड डोंट्स रहता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड प्रोसीजर, ठीक है, ये सब लोगों ने फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आपका स्टैंडर्डाइज, उसको क्या बोले, साइकेत्सु। साइकेत्सु के बाद है नेक्स्ट वन है आपका सस्टेन। अच्छा, सस्टेन का मतलब क्या है, ये जो आप कर रहे हो सेट इन ऑर्डर किया, ओके, इसके बाद आपने वो साइट ऑन सेट इन ऑर्डर क्लीन किया, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया, ये कब करने का, इज इट अ वन टाइम प्रोसेस? नो, इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस। कंटिन्यूअसली आप ऑर्डर में रखिएगा, कंटिन्यूअसली सेट इन ऑर्डर होना चाहिए, कंटिन्यूअसली मेंटेन होना चाहिए, कंटिन्यूअसली आप अपने स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। तो सस्टेन का मतलब ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है। और शित्सुके उसका जापानीज नाम है, शित्सुके। ओके, सो डू विदाउट बीइंग टोल्ड, ठीक है, डू विदाउट बीइंग टोल्ड, यानी जैसे कोई मॉनिटर कर रहा है तभी हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है। एवरी टाइम यू शुड फॉलो ऑल दीज स्टेप्स। तो हियर वी कंप्लीटेड वन वेरी सिंपल थियरी, दैट इज 5S। ओके, 5S में क्या क्या कवर किया था हमने, सॉर्ट करके रखिएगा, प्रोडक्शन फ्लोर में जो जो डिस्टर्बेंसेस है वो निकाल के रखिएगा, सॉर्ट करके रखिएगा। सेकंड वन है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब भाई चीजें जगह पे रखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर फीफो या लिफो मेथड पे वो हमें वर्कआउट करना है। नेक्स्ट वन, इसका अगला पॉइंट था आपका शाइन। वर्किंग स्पेस जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस आप कंटिन्यूअसली रखिएगा। अगला पॉइंट था आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो करना चाहिए एवरी टाइम। एंड लास्ट पॉइंट था आपका सस्टेन, ये कंटिन्यूअसली आपको फॉलो करना, दिस इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये था आपका 5S।
5S के बाद अगला थियरी आपके स्टडी मटेरियल में दिया गया है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टीपीएम। टीपीएम का जो एक पार्ट है उसमें ये 5S एप्लीकेबल है। कैसा है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले इसका जो दिमाग में कंसेप्ट फिट होना चाहिए वो हम लोग समझ लेते हैं। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है? ओके, टीपीएम, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है? इट्स रिलेटेड विथ योर वर्कर, इट रिलेटेड विथ योर इक्विपमेंट, यानी आपके वर्कर एंड आपके इक्विपमेंट ऑलवेज प्रोडक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, सर्विस रेंडरिंग के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप आपके वर्कर को ट्रेनिंग देंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप आपके जो इक्विपमेंट है उसको आप रिपेयर्स और मेंटेनेंस टाइमली करेंगे। तो अगर आपके मेंटेन रहेंगे इक्विपमेंट तो ब्रेकडाउन के चांसेस कम है, और अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा उसका, राइट है। तो ये कंसेप्ट है आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टीपीएम में। ओके, याद रहेगा क्या है? मेंटेन रखना है कि इसको, आपके वर्कर लोगों को, और आपका जो इक्विपमेंट है, आपके जो मशीनरी है, ठीक है, उनको आपको मेंटेन रखना है सो दैट अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होना चाहिए, डिलेज वगैरह नहीं होना चाहिए, अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। ओके, नाउ फेजेस ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टीपीएम के कुछ फेजेस है। सबसे पहला है प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन फेज में क्या है? एनवायरमेंट पहले क्रिएट करो, ठीक है, कंडक्टिंग अवेयरनेस, कि ऐसा भी कुछ प्रोग्राम रहता है कि टीपीएम मेंटेनेंस का प्रोग्राम है, वर्कर को ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, इसका आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है। नेक्स्ट वन, इंट्रोडक्शन स्टेज, आपको ये जो टीपीएम है वो इंट्रोड्यूस करवाना है आपके सप्लायर को, आपके बायर को, आपके कस्टमर को, आपके स्टेक होल्डर को, आपको इंट्रोड्यूस करना है कि हम लोग अभी टीपीएम फॉलो करने वाले हैं। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीपीएम। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीपीएम में एक फाउंडेशन है और 8 पिलर है, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन में याद रखना पड़ेगा, एक फाउंडेशन है और उसके 8 पिलर्स है, इस पे ये थ्योरी डिपेंडेंट है। अच्छा, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले डिटेल में फाउंडेशन क्या है और पिलर उसका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, आपने तो इंप्लीमेंट कर दिया लेकिन उसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। दैट बेनिफिट्स यानी इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द स्टेज, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों को जो भी कुछ अवार्ड है टीपीएम का, जो भी कुछ बेनिफिट्स है वो हम लोग मेजर करेंगे, वो हम लोग चेक करेंगे, वहां पे हमें मिलते जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया? प्रिपरेशन किया, अवेयरनेस क्रिएट किया, फिर आपने इंट्रोडक्शन दिया, किसको? आपके वर्कर्स लोगों को, आपके एम्प्लॉय को, आपके कस्टमर को, आपके सप्लायर को, जो भी कुछ स्टेक होल्डर है उन सबको आपने इन्फॉर्म किया दैट यू आर गोइंग टू फॉलो द टीपीएम। ओके, तो ये आ गया इंट्रोडक्शन फेज। तीसरा, एक्चुअल में इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंटेशन में एक फाउंडेशन रहेगा और 8 पिलर्स रहेंगे, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट वन, रिवॉर्ड या फिर अवार्ड आपको मिलते जाएगा। यू विल गेट द रिवॉर्ड और अवार्ड इफ यू अप्लाई दिस टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है, समझ गया। अब इसका फाउंडेशन क्या है, इसके 8 पिलर्स क्या है, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो पैराग्राफ दिया, ये जो टेबल दिया है, अच्छे से एग्जाम के पहले देख के जाइएगा, एग्जाम में बिल्कुल आने के चांसेस है। फ्रेंड्स, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे। जी मालिक, में रिपीट करो, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, ये कैरेक्टरिस्टिक्स से या ये टेक्निक से एक्सेट्रा, मेजर से, टेक्निक से। तो इतना डिटेल में वो पढ़ना पड़ता है कि क्योंकि आपको ऐसे 11 एग्जांपल्स दिए थे, और यू आर अवेयर अबाउट द लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरिटी फेज एंड डिक्लाइन फेज, ठीक है। तो आपको ऐसे 11 सिचुएशन दिया था और 11 सिचुएशन में सिर्फ बोला था बस आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स है या ये टेक्निक्स है, ठीक है। इसमें आपको बस क्लासिफाई करना था, लिखना कुछ भी नहीं था। आइटम नंबर 1 सपोज कैरेक्टरिस्टिक है तो वो कैरेक्टरिस्टिक, आइटम नंबर 2 टेक्निक्स है तो वो टेक्निक, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोथ फेज। तो मतलब ये हुआ, ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। मैंने सेकंड टॉपिक के वक्त भी आपको एक्सप्लेन किया था, वो एक चार्ट था क्वालिटी कॉस्ट का, वो इंपॉर्टेंट था। क्वालिटी कॉस्ट में आपके 4 पॉइंट आए थे, फेल्यूर, एक्सटर्नल फेल्यूर, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में आया था प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है, याद आ रहा है। उसमें हमने क्या किया था, मैंने बोला था एग्जाम्पल ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आएगा बॉस। वो जो एग्जाम्पल है रीवर्क वगैरह, ठीक है, क्वालिटी ट्रेनिंग, रीवर्क, रिफाइनमेंट, इसके बाद वारंटी, वो सारे एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे, 10-12 एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे और बोला जाएगा भाई इसको 4 फेजेस में क्लासिफाई कीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है, 5S में आ सकता है। फाउंडेशन क्या है, कौन सा पिलर है, उसके क्या टेक्निक्स है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छे से करेंगे और काफी सिंपल है, तो इसमें कोई यानी डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए लेट्स एक्सप्लेन। सबसे पहला कॉलम, इफ यू कैन चेक दैट, पहले आपका फाउंडेशन और पिलर एंड पिलर्स। नेक्स्ट अबाउट, उसका मीनिंग आपको आगे दिया है और आगे उसकी टेक्निक्स दी गई है, बराबर है, सॉरी, उसके आगे टेक्निक्स आपको दिए गए हैं। चलिए
लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फाउंडेशन की बात करते हैं बॉस। फाउंडेशन इसका 5S है। टीपीएम थियरी, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये थियरी स्टार्ट होती है 5S से, ठीक है। 5S इज रिलेटेड विथ योर वर्किंग प्लेस, ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया था। ओके, उसकी क्या टेक्निक्स है बॉस? आपके 5 टेक्निक्स है। सीरी, सीरी यानी क्या करके रखो? सॉर्ट करके रखो, ठीक है। साइटोन, साइटोन का मतलब क्या है? सेट इन ऑर्डर, ऑर्डर में रखिएगा। साइसो, साइसो का मतलब क्या था सर जी? शाइन। साइकेत्सु, साइकेत्सु का मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर यू शुड फॉलो। सस्टेन का मतलब शित्सुके, सस्टेन का मतलब क्या है? शित्सुके। तो ये आपके टेक्निक्स, सॉरी ये आपके फाउंडेशन है, एंड फाउंडेशन इज 5S, ठीक है। नेक्स्ट, पहला पिलर की तरफ चलते हैं बॉस अभी। जी हाँ मालिक, पहला पिलर है आपका ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। ओके, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस का मतलब क्या है? बोला नहीं फिर भी वो मेंटेन रख रहा है, ठीक है। बोला नहीं है फिर भी वर्कर इक्विपमेंट मेंटेन कर रहा है। जितना उसको नॉलेज, जितना उसको ट्रेनिंग दिया गया अबाउट द इक्विपमेंट, वो टाइम टू टाइम उसको रिपेयर्स या फिर मेंटेन रख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एम्प्लॉई ही कुछ ना कुछ मेंटेन करते रहेगा या फिर छोटे छोटे रिपेयर एम्प्लॉई ही करते रहेगा। आपको रिपेयर टीम के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा? अगर आप कंटिन्यूअसली मेंटेन करेंगे तो ब्रेकडाउन के चांसेस कम हो जाएंगे और मशीनरी ऑलवेज अवेलेबल होगा आपको प्रोडक्शन करने के लिए। अच्छा, फिर इसके कुछ टेक्निक्स है ऑटोनॉमस मेंटेनेंस यानी क्या करने का। यहां पे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई क्लीन करते रहिएगा, ल्यूब्रिकेट करते रहिएगा, ऑयलिंग वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन देखते रहिएगा बराबर से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ स्क्रू नट बोल्ट आपके लूज हो गए तो वो टाइट कर दो। तो ये था आपके यानी मशीन के, ओके। तो मशीन का अगर स्क्रू नट बोल्ट एक्सेट्रा अगर लूज हो गया तो टाइट कर दो। तो ये आपका एग्जांपल दिया है उन्होंने ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। आई होप ये टेक्निक आपको याद रहेगा। क्या? क्लीनिंग किया, थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस रखा, ल्यूब्रिकेटिंग किया, ठीक है, वर्चुअल इंस्पेक्शन किया उसका, विजुअल नॉट वर्चुअल, विजुअल इंस्पेक्शन किया। नेक्स्ट पॉइंट था लूज, टाइट द लूज बोल्ट्स एक्सेट्रा। तो पहला पिलर फाउंडेशन देख लिया, 5S फाउंडेशन था, उसका पहला पिलर क्या है? ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन बॉस, फोकस इंप्रूवमेंट, ठीक है। क्या है बॉस? फोकस इंप्रूवमेंट। फोकस इंप्रूवमेंट में याद रखना पड़ेगा आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, काइजन कॉस्टिंग याद रखना, आज ही हमने डिस्कस किया है, ओके। अच्छा, काइजन कॉस्टिंग में क्या है? कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करते रहेगा, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो इफिशिएंटली आप आपके प्रोडक्शन प्रोसेस वर्कआउट करते रहिएगा। तो उसका मीनिंग क्या है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, फोकस इंप्रूवमेंट में भाई आप कंटिन्यूसली ग्रेजुअल थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते रहिएगा। तो इससे क्या होगा? लॉस कम होगा और इफिशिएंटली इफिशिएंसी बढ़ेगा, ओके। अब इसके कुछ टेक्निक्स दिए, जैसे कि काइजन रजिस्टर दिया इन्होंने, ठीक है। काइजन रजिस्टर है, काइजन समरी शीट है, वाई एनालिसिस, ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ, एक्सेट्रा। तो ये वाई एनालिसिस है, ओके। एंड इसके बाद है आपका समरी ऑफ लॉसेस। सो आप बस एनालिसिस कर रहे हो लॉसेस का, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि रीजन आप फाइंड कर रहे हो। तो काइजन रजिस्टर, काइजन समरी शीट वगैरह आपने प्रिपेयर किया। 2 पिलर अपन ने कंप्लीट किया। बॉस आपका पहला पिलर क्या था? पहले फाउंडेशन था, फाउंडेशन 5S है। पहला पिलर क्या? ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, किसी ने बोला नहीं फिर भी वर्कर उसका खुद होके मेंटेन रख रहा है। सेकंड क्या है? फोकस इंप्रूवमेंट, इसमें काइजन याद रखना पड़ेगा, काइजन रजिस्टर, काइजन समरी शीट था, वाई एनालिसिस था, एंड लास्ट आपका समरी ऑफ लॉसेस, ठीक है। इसके बाद प्लान्ड मेंटेनेंस, ठीक है। अच्छा, प्लान मेंटेनेंस का मतलब क्या है? एवरी संडे मेंटेनेंस रहेगा, एवरी सैटरडे मेंटेनेंस रहेगा, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ उसमें कोई तो भी एक डेट पे आपका मेंटेनेंस रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज अ प्लान्ड मेंटेनेंस, ठीक है। तो आप प्रॉपर्ली ये मेंटेन रखिएगा। अगर आपका इक्विपमेंट मेंटेन रहेगा तो ऑटोमेटिकली अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, जो ब्रेकडाउन है वो उसका कम होगा। उसके कुछ एग्जांपल इन्होंने दिया, जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जी हाँ मालिक, उसका कुछ एग्जांपल दिया जैसे कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी ब्रेकडाउन होना नहीं चाहिए, इसलिए जो आप मेंटेनेंस करो इट इज कॉल्ड एज अ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन एंड करेक्टिव मेंटेनेंस। सर जी आपका मशीन खराब हो गया, उसको आप रिपेयर करवा रहे हो, तो ये आएगा आपका ब्रेकडाउन एंड करेक्टिव मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन। अच्छा, मेंटेनेंस प्रिवेंशन का मतलब क्या है? कभी कभी क्या होता है, मेंटेनेंस इज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो ऐसा हम लोग सिस्टम जनरेट करें कि मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं रहे, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, अब अगर आपने नया एयर कंडीशन वगैरह परचेज किया रहेगा, एसी परचेज किया रहेगा, तो उसमें फिल्टर वगैरह क्लीन करने का जरूरत नहीं है। अर्लियर क्या होता था, अगर आप एसी परचेज करते तो एवरी 1 ईयर और एवरी 6 मंथली उसके जो फिल्टर्स थे वो फिल्टर क्लीन करना पड़ता था, वहां पे डस्ट वगैरह जमा रहता था। बस अब क्या है, रिमोट पे एक बटन प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्लीन हो जाता है। ये आप वाटर प्यूरिफायर में भी सेम सिस्टम है, अगर आपने क्लीनिंग का बटन प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्लीन होते रहता है।
इसको बोलेंगे मेंटेनेंस प्रिवेंशन। मेंटेनेंस करना ही नहीं है हमें। ओके भाई, 3 पिलर हमने कंप्लीट कर ली है। पहला पिलर नहीं बोला फिर भी मेंटेन कर, ठीक है। दूसरा भाई थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट कर। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला भाई प्लान्ड मेंटेनेंस, प्लानिंग करके तू मेंटेनेंस कर। तो इसमें क्या था, मेंटेनेंस प्रिवेंशन था, ठीक है। इसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस था, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस था, करेक्टिव मेंटेनेंस था। उसके बाद अर्ली मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, अर्ली मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जब आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं या इक्विपमेंट डेवलप और डिजाइन कर रहे हैं तो टाइम कम लगना चाहिए। अर्ली डेवलपमेंट और अर्ली मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके जो टेक्निक्स है वो टेक्निक्स दिया है इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग प्रोसेस। जी हाँ मालिक, इसका जो टेक्निक दिया है वो इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग प्रोसेस इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट इन्होंने दिया है क्वालिटी मेंटेनेंस। भाई 4 पिलर हमने कंप्लीट कर दिया है। अगला है क्वालिटी मेंटेनेंस, ठीक है। क्वालिटी मेंटेनेंस में क्या है? सॉरी, आवाज वापस खराब हो रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, आई चेक। जी हाँ सर, आई एम सॉरी। तो अर्ली मैनेजमेंट में क्या है, इक्विपमेंट या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी से डेवलप हो जाए तो इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग के आपके टूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। देन क्वालिटी मेंटेनेंस का पॉइंट हम लोग डिस्कस करें। डिफेक्टिव वगैरह आ रहा है, कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो रूट कॉज एनालिसिस आपने किया। उसके बाद कस्टमर डेटा एनालिसिस। कस्टमर डेटा एनालिसिस में ये चेक करो रिटर्न कितने बार आया है, कौन से टाइप का गुड्स रिटर्न आया, रीजन क्या उसके रिटर्न आने का। तो क्वालिटी मेंटेन रखना है। 5 पिलर हमने कंप्लीट कर दिए। पहला पिलर कौन सा था? जल्दी आपको याद रखना पड़ेगा ये सारे पिलर्स, ठीक है। सीक्वेंस आगे पीछे होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका नाम और टेक्निक याद रखना पड़ेगा। पहले तो फाउंडेशन 5S था, उसके बाद पहला पिलर क्या था, नहीं बोला फिर भी मेंटेन करो, ठीक है। उसका खुद का वो मेंटेन रख रहा है। नेक्स्ट सेकंड पिलर क्या था, ठीक है, कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा आप इंप्रूव करो, काइजन कॉस्टिंग आपको अप्लाई करना है। तीसरा क्या है, मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस था, ये प्लान मेंटेनेंस था। नेक्स्ट वन, फोर्थ पॉइंट क्या था आपका, अर्ली मैनेजमेंट सिस्टम। तो इक्विपमेंट या फिर प्रोडक्ट जल्दी से डेवलप होना चाहिए, इंजीनियरिंग रीजनरिंग का टेक्निक आपने अप्लाई किया। क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स, तो क्वालिटी मेंटेनेंस का टेक्निक्स आपको फॉलो करना है, जैसे कि रीजन, रूट कॉज वगैरह आपने आइडेंटिफाई किया, रीजन आइडेंटिफाई किया आपने, वाई डिफेक्टिव आर मैन्युफैक्चर एंड का डेटा एनालिसिस किया अबाउट द रिटर्न एक्सेट्रा, वारंटी, रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा, ये आपने वर्कआउट किया। नेक्स्ट वन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आपने वर्कर लोगों का एजुकेशन किया, वर्कर लोगों का ट्रेनिंग किया, उनका जो नॉलेज है वो एनहांस किया, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, डिफेक्टिव नहीं बनेगा, मशीन बराबर से वो यूज करेगा, आइडल टाइम वगैरह नहीं रहेगा एक्सेट्रा, और मटेरियल का एक्सेट्रा वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आप क्या करेंगे, टेक्निक्स क्या क्या है भाई, ट्रेनिंग का कैलेंडर रहता है, ठीक है। कौन से वर्कर को कब ट्रेनिंग दिया था, किसकी ट्रेनिंग ड्यू है, इसका एक कैलेंडर वगैरह मेंटेन किया। इसके बाद पॉलिसी फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे कि अभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो नवंबर 2020 अटेम्प्ट में, ठीक है। जिनका अटेम्प्ट बाद में, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनने वाले हैं, आई नो दैट। उसके बाद क्या होगा सर, आप ज्वाइन करेंगे, सपोज कहाँ पे आपने जॉब ज्वाइन किया, डायरेक्टली अगर जॉब ज्वाइन करते तो इमीडिएटली आपको वो सिस्टम में नहीं काम देंगे। सबसे पहले आपका ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेनिंग के बाद आपको सिस्टम में एक्चुअल काम देंगे, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिसी, क्या है आपकी ट्रेनिंग की पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट वन है ऑन साइट ट्रेनिंग। अब ऑन साइट ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या है कि फ्रेंड्स, अगर आपने ट्रेनिंग के लिए अलग से टाइम दिया तो प्रोडक्शन अफेक्ट होगा, इसलिए मैनेजमेंट क्या बोलता है, अरे नहीं नहीं ट्रेनिंग बाद में देखते, वो ट्रेनिंग के लिए वर्कर गया तो यहाँ पे प्रोडक्शन अफेक्ट हो जाता है तो जाने दे। इसलिए एक सॉल्यूशन इसका है, ऑन साइट पे आके डायरेक्टली ट्रेनिंग दे दो, ठीक है। 6 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। इसके बाद है अगला ऑफिस टीपीएम। ऑफिस टीपीएम का मतलब, जो अभी आपने टेक्निक फॉलो किया है वो सारे की सारे टेक्निक्स ऑफिस में भी फॉलो करो। जी हाँ, अभी जो आपने टेक्निक फॉलो किया है वो सारे के सारे टेक्निक्स मैन्युफैक्चरिंग के जो टेक्निक्स थे वो आप ऑफिस में फॉलो करो, ठीक है। तो क्या करना है, एनालाइजिंग द प्रोसेस एंड प्रोसीजर टुवर्ड द इंक्रीज ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो ऑफिस में टीपीएम फॉलो करो। एंड लास्ट वन, सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट, ठीक है। इट इज अबाउट द वर्कर। जैसे आप जीरो डिफेक्ट एक्सपेक्ट करते हो, वैसे ही जीरो एक्सीडेंट होना चाहिए, जीरो इंजुरीज होनी चाहिए, ठीक है। तो हेल्थ का डैमेज जीरो होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, अच्छा ड्रामा करेंगे, ओके। सेफ्टी स्लोगन,
क्विज पोस्टर लगाएं, मेकिंग अवेयरनेस रिलेटेड टू द सेफ्टी, ठीक है, जैसे कि हेलमेट पहनो एक्सेट्रा, घर कब आओगे, स्पीड कील्स एक्सेट्रा, तो ऐसे कुछ स्लोगन वगैरह या फिर ड्रामा वगैरह करके अवेयरनेस क्रिएट करना है अबाउट द सेफ्टी। सो हियर वी कंप्लीटेड 8 पिलर्स ऑल्सो। जी हाँ सर, यहां पे हमने 8 पिलर्स भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का कंसेप्ट क्या था? वर्कर एंड मशीनरी कंटिन्यूसली अवेलेबल रहना चाहिए और ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? तो इसके लिए एक फाउंडेशन रहेगा टीपीएम में और 8 पिलर्स रहेंगे। फाउंडेशन में 5 ऐसे और 8 पिलर कौन से याद रखना पड़ेगा। 8 पिलर में से सबसे पहला है भाई मेंटेनेंस रखो, और बिना बोले मेंटेनेंस करो तो ऑटोनॉमस मेंटेनेंस सबसे पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था फोकस, आपका इंप्रूवमेंट करना है, काइजन कॉस्टिंग का प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। देन प्लान मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिपेयर, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ठीक है, या फिर मेंटेनेंस प्रिवेंशन, ये आपको वर्कआउट करना है। अर्ली मैनेजमेंट, प्रोडक्ट या फिर मशीन जल्दी से डेवलप करना है, इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग का टेक्निक आप अप्लाई करेंगे। क्वालिटी मैनेज होना चाहिए, क्वालिटी इंप्रोवाइजेशन होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए। इसलिए वाई एनालिसिस किया आपने, रूट कॉज एनालिसिस किया, ठीक है, रूट कॉज एनालिसिस किया, वाई नहीं, रूट कॉज एनालिसिस किया क्वालिटी में। नेक्स्ट होता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वर्कर को एजुकेशन दिया तो इसके लिए हमने ट्रेनिंग के कैलेंडर वगैरह मेंटेन किए, ठीक है। हमने ट्रेनिंग की पॉलिसी पहले से डिफाइन करके रखी है, या फिर हमने ऑन साइट पे जाके वर्कर लोगों को ट्रेनिंग दिया, ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देन जो अभी हमने टीपीएम के टेक्निक्स वगैरह फॉलो किए थे, वो जैसे फैक्ट्री के ऑफिस में कीजिएगा, ऑटोमेशन वगैरह कीजिएगा ऑफिस में। सो एंड लास्ट पॉइंट है आपका सेफ्टी ऑफ द वर्कर, ठीक है। तो ये आपके 8 पिलर्स है। आई होप ये पॉइंट एब्सोल्युटली क्लियर है फ्रेंड्स। फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में है और एक क्वेश्चन आरटीपी में ऑलरेडी आ चुका है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 5 मार्क्स के लिए इसका वेटेज हो सकता है। 5 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए आएगा और बाकी 5 मार्क्स का इस पे थियरी आ सकता है। 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में जनरली 10-10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो उस सिचुएशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन अगर टीपीएम पे आता है तो 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये ओईई वर्कआउट करने के लिए, ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशियंसी, ये वर्कआउट करने में रहेगा और बाकी 5 मार्क्स का थियरी पूछेंगे आपको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नाउ परफॉर्मेंस मेजर कैसे करना है, इन शॉर्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करना है, इन शॉर्ट आप 3 क्राइटेरिया है। 3 क्राइटेरिया कौन से? तो आपको ये चेक करना है परफॉर्मेंस कैसा था मैन्युफैक्चर का, अवेलेबिलिटी कैसी थी इक्विपमेंट की, वर्कर लोगों की, एंड आपने कितना क्वालिटी वर्कआउट किया, ठीक है, आपने कितना क्वालिटी वर्कआउट किया। से फॉर एग्जाम्पल आपने 8 आवर्स का काम किया है पर डे में, ठीक है, यानी 480 मिनट्स का वर्कर फैक्ट्री में प्रेजेंट था, जिसमें से आपको बोला जाएगा कि वो सपोज 80 मिनट्स का नॉर्मल आइडल टाइम है, जैसे कि लंच ब्रेक और टी ब्रेक, रिफ्रेशमेंट ब्रेक एक्सेट्रा, तो ऐसे 80 मिनट्स आपके नॉर्मल है, ठीक है। तो वो कितना 400 मिनट ही काम कर रहा है, उसमें से सपोज 50 मिनट्स मशीन का मेंटेनेंस है, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी, ये किसके पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अवेलेबल, तो आउट ऑफ 480 सपोज ये 50 आप भूल जाइए, ये 80 में मेंटेनेंस वगैरह है या फिर लंच टाइम, रिफ्रेशमेंट ब्रेक, टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, वॉट एवर ब्रेक इज देयर, नॉर्मल आइडल टाइम ये 80 में है मेंटेनेंस का कंसीडर करके। तो 480 मिनट अगर वर्कर प्रेजेंट है फैक्ट्री में, तो काम एक्चुअली कितने आवर्स का हो रहा है, 400 मिनट्स का ही हो रहा है। 480 मिनट्स है, नॉट आवर, 480 मिनट्स है, तो 400 मिनट का ही काम हो रहा है। तो अवेलेबिलिटी कितनी है, तो अवेलेबिलिटी इज 400 डिवाइडेड बाय 480, इतना परसेंटेज अवेलेबिलिटी है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, राइट। तो एक आपको देखा अवेलेबिलिटी, इसके बाद अवेलेबिलिटी के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है क्वालिटी। अच्छा, सिंपल एग्जांपल के लिए लेता हूं, क्वालिटी में आपने एक दिन में 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर की है, जिसमें से 5 यूनिट रिजेक्ट हो गए हैं, तो आपने एक्सेप्ट किए 95 यूनिट्स, तो क्वालिटी का परसेंटेज कितना था, 95 डिवाइडेड बाय 100। जी हाँ, 95 डिवाइडेड बाय 100। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका परफॉर्मेंस। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, परफॉर्मेंस कैसा है, कितना मैन्युफैक्चर करना चाहिए था और आपने कितना मैन्युफैक्चर किया, ये पॉइंट यानी आपका परफॉर्मेंस। तो यू हैव टू चेक, सपोज आपने मैन्युफैक्चर करनी चाहिए थे 200 यूनिट, आपने मैन्युफैक्चर कर लिए 180 यूनिट्स,
ठीक है, मैन्युफैक्चर करने चाहिए थे 200 यूनिट्स, आपने मैन्युफैक्चर किया 180 मिनट्स, तो 90% ही आपका परफॉर्मेंस आया है। आर यू गेटिंग दिस? 180 डिवाइडेड बाय 200, 90% ही आपका परफॉर्मेंस आया है। क्वालिटी में क्या चेक करेंगे? कितना टोटल मैन्युफैक्चर किया और उसमें यूनिट डिफेक्टिव कितना, तो गुड यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल, ये परसेंटेज आपको क्वालिटी दिलाएगा। नेक्स्ट वन अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब एक्चुअल काम कितने मिनट का, कितने आवर्स का हुआ है। इसमें आपको नॉर्मल आइडल टाइम, सेटअप का टाइम, ब्रेकडाउन का टाइम, ठीक है, मेंटेनेंस का टाइम, ये सारे जो टाइम दिए आपको लेस करना है। तो एक्चुअल अवेलेबल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये डिनोट करेगा आपकी अवेलेबिलिटी। ठीक है, इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिए आपके स्टडी मटेरियल में, ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, एग्जांपल क्या क्या एक बार चेक कीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपके स्टडी मटेरियल का है और एज इट इज मैंने वो वर्कआउट किया है। इक्विपमेंट फेल्यूर, ब्रेकडाउन, सेटअप एंड एडजस्टमेंट, ठीक है, में रखिएगा क्या है, इक्विपमेंट फेल्यूर, ब्रेकडाउन, सेटअप एंड एडजस्टमेंट, ये आपको अवेलेबिलिटी डिनोट करने में यूज होएगा। ठीक है, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हो गया, फेल्यूर हो गया, सेटअप हो गया, एडजस्टमेंट हो गया, नॉर्मल आइडल टाइम, भले एक पॉइंट यहां पे आप लिख लेना, नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है, यानी टी ब्रेक, रिफ्रेशमेंट ब्रेक एक्सेट्रा, ये आपके अवेलेबिलिटी में काउंट हो गया। नेक्स्ट वन, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट दिया, आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेज एंड रिड्यूस स्पीड। तो इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि थर्ड एंड फोर्थ डिटरमाइन द परफॉर्मेंस इफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट। मैंने बोला ना रिड्यूस स्पीड का एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, आपने 200 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी चाहिए थे, 180 यूनिट्स ही आपने मैन्युफैक्चर किए, तो आपने परफॉर्मेंस आपका कम था। नेक्स्ट वन था रिड्यूस स्पीड के बाद रिड्यूस यील्ड एंड डिफेक्टिव, क्वालिटी डिफेक्ट एंड रीवर्क। तो इन्होंने आपके स्टडी मटेरियल में दिया है कि लास्ट टू लॉसेस आर रिगार्डेड विद द क्वालिटी लॉसेस, लास्ट टू लॉसेस आर रिलेटेड विथ योर क्वालिटी लॉसेस। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑपरेशनल इफिशिएंसी कितना है। ठीक है, ऑपरेशनल या फिर ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशिएंसी कितना है, ओईई, इफेक्टिवनेस या इफिशिएंसी, ओईई, ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस। तो मल्टीप्लाई किससे करना है? परफॉर्मेंस से मल्टीप्लाई करना है। परफॉर्मेंस का परसेंटेज लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई किया है, मशीन या फिर वर्कर कितना अवेलेबल है, मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी, कितने गुड यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए आउट ऑफ द टोटल, इन सब परसेंटेज का आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका ओईई आ जाएगा। यहां पे आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अराउंड अप्रोक्सीमेटली 85% ओई, यानी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस हो गई आपकी। फिर आपको यह देखना पड़ेगा किसकी वजह से, सपोज आपका आंसर आ गया 60% समथिंग कुछ आपका आंसर आ गया, फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा हाउ यू कैन इंप्रूव। तो तब आपको डिसाइड करना है कि सपोज अवेलेबिलिटी सपोज 60% ही है, ठीक है, क्वालिटी 90% है, परफॉर्मेंस 95%। दिस इज जस्ट एग्जांपल, आई नो इसका 60% मैच नहीं हो रहा है, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपका आंसर कम आ रहा है तो इंप्रूव करने के लिए आपको फिर पता चल जाएगी कि कोई प्रॉब्लम नहीं, परफॉर्मेंस अच्छा है, 95% है, फिर क्वालिटी 90% ही कर रहे हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी में दिक्कत है, वो 60% है, तो अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ मेजर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका ओईई। ठीक है, हमने काफी सारे इसके एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल के ये कुछ एग्जाम्पल है, फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, यस फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका वर्किंग कैसे करना है। एक बार अवेलेबिलिटी का परसेंटेज वर्कआउट कर लीजिएगा, जैसे ये क्वेश्चन में दिया, देखो थर्ड क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया था, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आवर्स वर्क कितना है, 210 आवर्स है। इसके बाद टाइम लॉस ड्यूरिंग द मंथ 28 है। ठीक है, ये एक्चुअल में 210 आवर्स वर्क है, टाइम लॉस है 28 है, तो टोटल 210 प्लस 28 आएगा सर, 238 आवर्स आएगा ना, तो उसमें से 210 घंटे आपने काम किया है। फ्रेंड्स, टोटल आवर्स अवेलेबल नहीं है, ये क्या आपका टोटल टाइम वर्क दिया है, एक्चुअल में 210 घंटे का काम किया है एंड 28 आवर्स आपका लॉस्ट हुआ है, तो टोटल टाइम कितना अवेलेबल था ग्रॉस, 210 प्लस 28 आई गेस 238, आउट ऑफ दैट आपने 210 घंटे ही काम किया है, तो इससे क्या पता चल जाता है आपकी अवेलेबिलिटी। ओके, तो डिवाइड करके आपका अवेलेबिलिटी का परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट, आपने इसके बाद चेक किया, देखो स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए था, तो 180 आवर्स, एक्चुअल में टाइम कितना लग गया, तो 210 आवर्स लग गए। ठीक है,
परफॉर्मेंस इससे मैटर करता है आपका। स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए था आपका 180, एक्चुअल लग गया आपका 210, तो 180 डिवाइडेड बाय 210, इससे पता चल जाएगा आपका परफॉर्मेंस कैसे, इफिशियंसी कम हो गया आपका, ठीक है, वो परसेंटेज आएगा कुछ। इसके बाद यू कैन चेक दैट आपने टोटल प्रोडक्शन किया 2800 का और उसमें से एक्सेप्टेड यूनिट 2520 है, तो क्वालिटी कितना है 2520 डिवाइडेड बाय 2800, ये जो भी कुछ परसेंटेज आएगा ये आपको वर्कआउट करना है। एंड इसके बाद ये तीनों परसेंटेज आपको अप्लाई करना है। ओईई कैलकुलेट करने के लिए आगे क्या करना पड़ेगा, ये जो तीनों परसेंटेज जो हमने वर्कआउट किया है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दो और आपका आ जाएगा ओईई। उसके बाद आपको उस पर कमेंट लिखना है। कमेंट क्या लिखेंगे, अगर ओईई वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस 85% से अगर कम रहेगा तो कुछ आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, जिसका परसेंटेज कम है उसमें आपको कुछ इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका ओईई का कंसेप्ट। हियर वी कंप्लीटेड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये लेक्चर में फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर दिया लीन सिस्टम का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हमने कंप्लीट कर दिया भाई जेआईटी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। देन वी स्टार्टेड विद द काइजन कॉस्टिंग के भी सारे कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर दिए। 5S हो गया एंड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस हो गया, जिसमें ओईई का कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये लेक्चर में विल स्टॉप हियर। अब अगले लेक्चर में, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसको 2 पार्ट में बिल्कुल डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगले लेक्चर में मैं कवर करूंगा सर जी सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, अब हमारा अगला पार्ट क्या पेंडिंग है, तो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग पेंडिंग है। इसके बाद आपका सेकंड पेंडिंग रहेगा सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के बाद सिक्स सिग्मा में 2 पार्ट है, डीएमए डीवी, डीएमए आईसी एक्सेट्रा, वो जो भी कुछ पार्ट है वो कवर होएगा। और उसके बाद बिजनेस प्रोसेस प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, ये जो लास्ट कंसेप्ट बचेगा वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर भी अराउंड 1.5 आवर का होगा। 6 सिग्मा, जैसे मैंने आपको बोला 6 सिग्मा हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। 6 सिग्मा के बाद हम लोग प्रोसेस इनोवेशन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, ये हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर भी 1.5 आवर का रहेगा, जिसमें रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप दिस लेक्चर आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इससे आपको बेनिफिट होएगा, और ये जो नोट्स है वो शेयर कीजिएगा, फ्री में ये सारे नोट्स आपको दे रहा हूँ। और आपने देखा ये काफी सारे लोगों का मुझे कमेंट आया है, मैसेजेस आए हुए हैं कि नोट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेक्चर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। चलेगा, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तब तक रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है। और जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीडीएफ कॉपी आपको जो मिल रहा है, वो आप कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिएगा। बहुत ही कम टाइम में पूरे टॉपिक्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, पढ़ते रहिएगा।